नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जीपीबी 221 बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी कि सर आज अपन पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में। किसके बारे में बेटा? बीज के बारे में, जिसका अंकुरण होते ही संतान पैदा हो जाती है बेटा, उसको अपन बात करेंगे कि बीज कैसे बनता है। और इसके साथ में ही जो अच्छी क्वालिटी का बीज क्या होता है, दलहनी जो फसलें होती है उनका बीज कैसे तैयार होता है, ऑयल सीड्स का कैसे होता है, सीरियल्स का कैसा होता है, बेकार बीज किसको बोलते हैं, अच्छा बीज किसको बोलते हैं, रेसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन इस सब्जेक्ट में अपन सीखने वाले हैं। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की ये क्लास है अपनी, और इसके साथ में ही 3-4 ओल्ड पेपर सॉल्यूशन अपने पहले हो चुके हैं 3-4 सब्जेक्ट के। और अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं जीपीबी 221 बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप सभी को पता है, सर एक सवाल पूछना था। बिल्कुल अब बीच क्लास में ही क्या मेरे माइंड में आ गया एक सवाल। बिल्कुल। ये जो आप पेपर सॉल्यूशन करा रहे हो इनका क्या फायदा होगा? पहला फायदा बता दीजिए। इनका फायदा तो सर यही बता देते, मेरे को तो यही बताते हैं कि सर इनका फायदा ये होता है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो सेमेस्टर में क्वेश्चन आएंगे वो पहले आप करवा दोगे, तो कहीं ना कहीं जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप गेस पेपर दोगे एक, तो एक वन शॉट क्लास और ये ओल्ड पेपर, इनको पढ़ने के बाद में सिलेबस मतलब सब्जेक्ट का कुछ नहीं बचेगा। तो क्या कंपटीशन एग्जाम में कुछ फायदा होगा क्या इनका, या फिर ऐसे ही है? सिर्फ कंपटीशन के बाहर जाएगा ही नहीं। अगर मैं तीनों की भी बात करूँ ना, पूरे बीएससी एग्रीकल्चर में 3 चीजें पढ़ ले, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस पेपर और इसके साथ में ही जो वन शॉट क्लास है, तो इसमें से भी ऐसे मान लो कि 100 क्वेश्चन डब्ल्यू में आ रहे हैं ना, तो ऐसे मान लो कि सर 100 में से 60-70 लगभग क्वेश्चन एज इट इज ऐसे कैसे। और सर आपको भी पता है अब की बार जो भी पेपर हो रहे हैं, आरपीएससी करवा रही है, आरएसएस भी करवा रही है, कोई भी करवा रही है, तो बेटा उस पेपर में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाले, जैसे कि मैं सबसे पहले इसी चीज पर बिलीव करता हूँ, चाहे कोई भी, कोई कुछ बच्चे होते हैं कि रटने वाले होते हैं, बेटा रटने से क्या होगा, कितने दिन तक रटोगे। अब आपको जब तक ये नहीं पता है कि जो अपनी सी टेक्नोलॉजी क्या कहना चाह रही है, फिर अपन कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो सर एक तो आप गेस पेपर की क्लास लगभग कितने घंटे की होगी आपके, जो गेस पेपर होगा उसकी? गेस्ट पेपर की लगभग 2 घंटे पार होगी। 2 घंटे वो। ओल्ड पेपर का कितना घंटे का कंटेंट है? लगभग एवरेज 2 घंटे बाद। 2-4 घंटे, और 2 घंटे आप वन शॉट। मतलब 6 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ा दोगे, जो कंपटीशन एग्जाम हो, सेमेस्टर का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो लाइफ में, वो सब्जेक्ट आप कवर करवा दोगे। बिल्कुल। मतलब 6 महीने का रहता है सेमेस्टर, तो 6 महीने में सब्जेक्ट को जो पढ़ना होता है वो आप 6 घंटे में पढ़ा रहे हो, यही है ना? सर इसमें एक चीज मेरे को लगती है, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ना, उनको कॉन्सेप्ट वाली चीजें, काफी सारी चीजें पसंद आने लग गई, और अपनी जो क्लासें देखते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के कारण ही देखते हैं, वरना ऐसे बच्चे देखते ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसके बाद में वो सब्जेक्ट को दूसरे साथियों को समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसे। अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई थी सेकेंड ईयर में। अब सर अपने को पता है ऑफ ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड होता है अपने, एक ऑन ग्रिड होता है। कहीं ना कहीं ये अपने जो सोलर सिस्टम होते हैं, आजकल अपने को पता है कि विद्युत ऊर्जा जो बिजली बना रहे हैं अपन, कहाँ से बना रहे हैं बेटा? कहीं ना कहीं अपन सोलर, जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की धूप होती है। पर इसमें कहीं ना कहीं अपने को तो, अपने घर वाले तो बोलते हैं कि अपने को ऑफ ग्रिड लगवाना है, ऑन ग्रिड लगवाना है, हाइब्रिड लगवाना है। तो बेटा अपन जैसे कि उसको क्लास को आपने देखा होगा, तो उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके बताई थी कि ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है, कैसे बिजली बनती है। तो आपको अगर कोई आकर बोले ना कि सोलर पैनल क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, कैसे इससे बिजली बनती है, तो आप उसको रटी रटाई चीजें नहीं, पूरा थ्योरिटिकल भी समझा देते हो कि ये इस प्रकार से बिजली बन रही है भाई साहब, ये क्रिया हो रही सर अभी मैंने लगवाया था घर पे सोलर, है जी। तो ऑन ग्रिड लगवाया था। इसका मतलब यही है क्या कि मतलब जो लाइट है अपन पावर हाउस को देंगे वापस? हाँ, ऑन ग्रिड का मतलब सर ये होता है कि अपन, जैसे अपने पास में कोई भी लाइट है, वो लाइट अगर एक्स्ट्रा कोई बन रही है ना, तो वो सीधी अपने चली जाएगी, कहीं ना कहीं पावर हाउस में चली जाएगी। अब इसके साथ में एक होता है अपने ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड की बात करें, मतलब वो ग्रिड में नहीं जाएगी, मतलब पावर हाउस में नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं अपने बैटरी वगैरह रहती है और उसमें स्टोर कर लेती है, उस स्टोर की सुविधा होती है उसमें। एक होता है हाइब्रिड सिस्टम होता है, उसमें स्टोर की भी सुविधा रहती है और इसके साथ में एक्स्ट्रा कोई होती है तो वो पावर हाउस में जाने की भी सुविधा होती है। तो 3 प्रकार के होते हैं।
सर एक चीज और एक डाउट है कि जैसे यूजी में जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ रहे हैं अभी, मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका उनको पसंद आ रहा है कि कमलेश सर जो है ना कंसेप्ट को अच्छे से कवर करवाते हैं, तो क्या आप पीजी, जब ये पीजी की तैयारी करेंगे साथी और आपसे पढ़ना चाहे, तो क्या आप पीडी पीजी जो जेआरएफ एसआरएफ होते हैं उनमें भी आप इनकी हेल्प करने वाले हो ऐसे ही कंसेप्ट के साथ में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आते हैं वहां पर भी, तो क्या इनको भी आप वहीं पर पढ़ाने वाले हो? क्योंकि कोचिंग का नाम किसी का भी कितना भी बड़ा हो, कैसा भी टीचर आ जाए, लेकिन जो टीचर कंसेप्ट क्लियर करता है, तो यूजी में आप इनके लिए एक हीरो हो, रियल हीरो, तो क्या आप इनको पीजी में भी हेल्प करने वाले हो ऐसे ही पढ़ा के? सर मैं ये तो इन चीजों पर ज्यादा तो विश्वास नहीं करता, पर एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि मेरा एम एक ही है कि आपको सोच को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना, आपको ब्रॉड माइंड वाला बनाना। एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे को सुपरवाइजर बनना है, वो सुपरवाइजर बनेगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छे से एमएससी वगैरह करूँ, इसके बाद में अगर कुछ ना कुछ करना चाहूँ, अच्छे मैं सेक्टर में जाऊँ, तो बेटा एक आपके माइंड में वो रहती है। तो मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये है कि आपकी मैं सोच को इस प्रकार से तैयार करो, आप जेआरएफ की तैयारी करो, प्री पीजी की करो, और आप ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और इसके साथ में अच्छे सेक्टर में जाओ। तो यही है साथियों। और इसके साथ में अब अपन चलते हैं बेटा अपने जीपीवी 221 की, और जीपीवी 221 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन कब मिलेगा, जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और नोटिफिकेशन को ऑन रखोगे, प्यारा सा कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर करोगे। और इसके साथ में एक मोबाइल नंबर सेव कर लेना, 8690596638 है। इन नंबरों को मोबाइल सेव करके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, आपका नाम, कॉलेज का नाम और कौन से ईयर में हो, ये आपको क्या करना है बेटा, कहीं ना कहीं मैसेज करना है। और इसके साथ में ही आपको क्या करना है बेटा, मैसेज करके और फिर आपको लिंक वगैरह आपको मिलेगी, उन लिंक पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जीपीवी 221 की। देखो इसमें एक सिंदूर बेच है, सिंदूर बेच में आपको मिलने वाली है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जीपीवी 221। जीपीवी 221 बोले तो सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी बीज प्रौद्योगिकी क्या करती है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने को बताती है एक तो बीज के उत्पादन के बारे में, बीज के उत्पादन के बारे में, भंडारण के बारे में, प्रसंस्करण के बारे में, प्रसंस्करण के बारे में, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो परिवहन के बारे में। इनके बारे में अपने को कौन जानकारी देता है, इनके बारे में अपने को सीड टेक्नोलॉजी जानकारी देता है। मतलब अपन बीज का उत्पादन करते हैं, बीज का भंडारण करते हैं, बीज का प्रसंस्करण करते हैं और इसके साथ में बीज का परिवहन करते हैं ना बेटा, वो कहीं ना कहीं अपन जीपीबी 223 में पढ़ते हैं, सॉरी 221 में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं पेपर सोल्यूशन की ओर कि पेपर सोल्यूशन में क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये पेपर दे रखे हैं, ये पीडीएफ आपको मैंने बताई थी कहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले पेपर दे रखे हैं, इसके बाद में वन बाय वन सभी का क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले अपने हैं क्वालिटी सीड। बेटा आपको अगर मैं पूछूं कि क्वालिटी सीड क्या होता है, क्वालिटी सीड क्या होता है, क्वालिटी सीड की अगर अपन बात करते हैं तो क्वालिटी सीड अपन बोलते हैं जिसमें आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, इसके साथ में उचित नमी और समान आकार के बीज हो, ये सारे गुण अगर उसमें अवेलेबल होते हैं ना, तो बेटा उसको अपन क्वालिटी सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिटी सीड कहते हैं। और अच्छी अंकुरण क्षमता उसमें होनी चाहिए, अशुद्धियां उनमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उस बीज को अपन क्वालिटी सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उस बीज को अपन क्वालिटी सीड बोलेंगे। तो देखिएगा इधर आता है सबसे पहले, गुणवत्ता युक्त बीज वह होता है जो सफल फसल उत्पादन के लिए आवश्यक सभी गुण मौजूद होते हैं, जैसे कि आनुवंशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता और इसके साथ में उसमें हाइब्रिड विगर, इसके साथ में एक रूपता, उचित नमी की मात्रा, खरपतवार रोग अशुद्धियों से मुक्त हो, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ऐसा बीज जो कि अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और स्वस्थ पौधों के उत्पादन की क्या देता है, गारंटी देता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटी सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिटी सीड कहते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्वालिटी सीड की बात करते हैं, तो जिसमें क्या होता है, सफल उत्पादन के लिए सारे गुण मौजूद होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपन क्वालिटी सीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटी सीड कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया, जिसमें फसल उत्पादन के लिए, सफल फसल उत्पादन के लिए सभी आवश्यक गुण होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी सीड कहते हैं, गुणवत्ता बीज कहते हैं। रॉगिंग, रॉगिंग का मतलब क्या होता है बेटा,
अपने कोई भी खेत है, उस खेत में से अपन क्या करते हैं, जो भी रोगग्रस्त पौधे हैं, रोगग्रस्त पौधे को अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या कोई अन्य फसल का बीज है उसको अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कोई भी अन्य फसल का पौधा उसको बाहर निकाल दिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। देखो इसमें क्या किया जाता है, बीज उत्पादन से उन पौधों को हटाया जाता है जो कि भिन्न प्रकार के हो, ऑफ टाइप, मतलब अपने जैसे कि अपन बात करते हैं गेहूं की फसल है और भाई साहब कोई बाजरे का उग गया, ठीक है, इसके साथ में ही बाजरे की फसल है, चने का हो गया, तो बेटा उसको अपन ऑफ टाइप को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कोई भी रोगग्रस्त है उसको अपन बाहर निकाल देते हैं, तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने रॉगिंग होता है। रॉगिंग का मतलब होता है ये आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, बेटा दो प्रकार की शुद्धता होती है, ध्यान से समझना, दो प्रकार की होती है, एक तो आनुवांशिक होती है, आनुवांशिक शुद्धता, जिसको अपन जेनेटिक प्योरिटी कहते हैं। इसके बाद में एक क्या आती है, फिजिकल प्योरिटी आती है। फिजिकल प्योरिटी आती है बोले तो भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता आ जाएगी। एक क्या आ जाएगी, आनुवांशिक शुद्धता आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रोगिंग करते हैं। अब आनुवांशिक शुद्धता का मतलब क्या होता है, अन्य बीज उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए, अन्य बीज उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए, इसको अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिक शुद्धता कहते हैं। अन्य किस्म के भी नहीं, अन्य फसल के भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद में आती है फिजिकल प्योरिटी, मतलब उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह नहीं हो, कंकड़ पत्थर और मिट्टी वगैरह नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक शुद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भौतिक शुद्धता कहते हैं कि जिसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी नहीं हो, इसके साथ में ही उसको फिजिकल प्योरिटी कहते हैं। आनुवंशिक शुद्धता की बात करें तो जिसमें अन्य फसल के बीज या अन्य किस्म के बीज नहीं होने चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिक शुद्धता। तो बेटा इसमें ऑफ टाइप प्लांट को अपन क्या करते हैं, मतलब जो अपनी फसल नहीं होती है उसका पौधा अगर उग जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जेनेटिक प्योरिटी को, मतलब अन्य फसल के बीज उसमें नहीं है, उसको अपन रोकने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो रॉगिंग हो जाएगा कि उसमें क्या कर देते हैं अपन, कहीं ना कहीं बाहर निकाल देते हैं अन्य फसल के पौधों को। फिर आता है बेटा ग्रो आउट टेस्ट। क्या आता है, ग्रो आउट टेस्ट की बात करते हैं तो ये टेस्ट कहीं ना कहीं एक खेत में क्या होता है बेटा, परीक्षण होता है, और जिसके लिए अपन क्या करते हैं, आनुवंशिक शुद्धता का मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं, आनुवंशिक शुद्धता का। देखो इसमें क्या होता है, बीज के नमूने को पहले तो उगाएंगे, कोई भी बीज का नमूना लेंगे उसको उगाएंगे, और उगाकर अपन उसकी एक तो जर्मिनेशन परसेंटेज, आनुवंशिक शुद्धता, इसके बारे में पूरा मूल्यांकन कर लेंगे। ऐसे समझ लो बेटा कि कोई बीज आपके पास में, ये बहुत सारे बीज है, ठीक है, अब इनका ग्रो आउट टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक बीज को लेकर आप उगा दो, ठीक है, ग्रो कर दो, इसके बाद में आप उसका पूरा टेस्ट कर लो कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, इसके साथ में उसका जो सीड जर्मिनेशन वगैरह वो कितना है, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में मैंने कहा था बेटा, इसमें सीड का प्रोडक्शन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, सर्टिफिकेशन आ जाएगा, तो ये सारी चीजें किसमें होती है बेटा, ये अपने सीड टेक्नोलॉजी में होती है। तो देखो कि सीड टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या होता है, गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण बोले तो प्रोसेसिंग, प्रमाणन बोले तो सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, स्टोरेज, वितरण का वैज्ञानिक विधियों से क्या किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो यह क्या होता है, बीज प्रौद्योगिकी बोले तो सीड टेक्नोलॉजी। मतलब सीड टेक्नोलॉजी क्या है, एक प्रकार की शाखा है कृषि विज्ञान की, जिसमें बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, इसके साथ में प्रमाणन, परीक्षण और भंडारण और वितरण से क्या किया जाता है, इनका क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सीड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, बीज प्रौद्योगिकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बीज प्रौद्योगिकी हो जाएगी। अब इसके बाद में आता है SRR, बोले तो सीड प्लेसमेंट रेट आ जाएगा। अब बेटा इसमें ध्यान से समझना एक बार कि बीज प्रतिस्थापन जो दर होती है वो कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, मतलब उस कुल क्षेत्र का प्रतिशत है जहां पर किसान द्वारा खुद के रखे गए बीजों के स्थान पर क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रमाणित या गुणवत्ता युक्त बीजों को अपन प्रयोग करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उनको कहीं ना कहीं SRR कहते हैं। उच्च SRR से संकेत मिलता है कि किसान गुणवत्ता युक्त बीजों को अपना रहे हैं, और जिससे उच्च उपज उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। बेटा ध्यान से समझना,
जैसे कि एसआरआर कैसे ज्ञात करते हैं। एसआरआर अपन ज्ञात करते हैं बेटा, जैसे कि कोई भी किसान है, उसके पास में 100% एरिया है, उस पर वो 40% पर क्या ले रहा है, 40% पर अगर वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उच्च प्रमाणन वाला बीज मतलब सर्टिफिकेशन वाला बीज अगर काम में लेता है तो उसकी एसआरआर 40% हो जाएगी। अगर 60% ले रहा है तो बेटा 60% हो जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से, उदाहरण को समझो कि एक कोई भी किसान है 100 हेक्टेयर में क्या कर रहा है, गेहूं की बुआई कर रहा है, और 40 हेक्टेयर में वो कहीं ना कहीं प्रमाणित बीज का प्रयोग कर रहा है, तो एसआरआर कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। मतलब कुल क्षेत्र का, टोटल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपन कितना परसेंट अपन जो उच्च क्वालिटी का बीज अपन लगा रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेशन वाला सीड अपन लगा रहे हैं, वो अपने क्या हो जाएगा बेटा, वो अपने एसआरआर हो जाएगा। एसआरआर ज्ञात करने को पूछे तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में आता है सर्टिफाइड सीड और ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्टिफाइड। सर्टिफाइड क्या होता है बेटा, प्रमाणित बीज होता है, और प्रमाणित बीज पर टैग किस कलर का होता है, नीले कलर का होता है। इसके साथ में सर्टिफाइड सीड किसानों को वितरित किया जाता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो जो अपने ट्रूथफुली सीड होता है, इसके देखो ये क्या होता है, प्रमाणित संस्था के द्वारा क्या होता है, सत्यापित होता है, पर ये नहीं होता है, ये प्रमाणन संस्था के द्वारा नहीं होता है, लेकिन उत्पादक को सच्ची जानकारी देना इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आवश्यक होती है। सच्ची जानकारी देना क्या है, आवश्यक है ट्रूथफुली सीड में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, टैग का कलर इसका ब्लू होता है और इसका ओपल ग्रीन होता है। बात करते हैं जो ट्रूथफुली सीड होता है उसका ओपल ग्रीन कलर का क्या होता है, टैग होता है। ओपल ग्रीन कलर का क्या होता है बेटा, टैग होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्टिफाइड सीड में बात करते हैं तो हर चरण में क्या होती है, बीज की जांच की जाती है। हर स्टेज पर क्या की जाती है, बीज की जांच की जाती है। और इसके में कोई निरीक्षण नहीं होता है, कोई सरकारी निरीक्षण नहीं होता है। पर अगर अपन बात करते हैं किसमें बेटा, अपन सर्टिफाइड में बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन तभी मिलता है, कब मिलता है बेटा, सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब अपने पास में क्या हो, जब अपने पास में सरकार अपने को क्या दे, सरकार अपने को क्या करे, पहले निरीक्षण करेगी, निरीक्षण करने के बाद में उसमें वेरिफिकेशन करेगी, वेरिफिकेशन के बाद में अपने को क्या मिलेगा, फाइनली कहीं ना कहीं प्रमाण मिलेगा कि ये जैविक है। ठीक है, ये आपका बीज बढ़िया है। इसके बाद में देखो कठोर प्रमाणन प्रक्रिया के कारण अधिक विश्वसनीय होता है। ये क्या होता है बेटा, कम विश्वसनीय होता है। सरकारी योजनाओं में मुख्यतः उपयोग होता है, निजी कंपनियों के अधिकतर इसको क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रयोग करती है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड को। अब इसके बाद में आता है बीज की फिजिकल प्योरिटी और क्या आती है, जेनेटिक प्योरिटी। बेटा फिजिकल प्योरिटी मैंने बता दिया कि जब बीज में अन्य कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो फिजिकल हो जाती है। और जब जब बेटा क्या होता है, जब अपने पास में क्या होती है, कोई भी फसल है, फसल में अन्य फसल के बीज मिल जाते हैं, अन्य किस्म के बीज मिल जाते हैं, तो वो क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी या आनुवंशिक शुद्धता होती है। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस बोले तो पृथक्करण दूरी रखी जाती है। कौन सी रखी जाती है, पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो देखिएगा डेफिनेशन की बात करते हैं कि बीज के उस भाग का प्रतिशत जो कि अशुद्धियां, इसमें तो देखना जाति या किस्म के अनुसार क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब इसमें तो क्या होता है, खरपतवार या अन्य फसल से क्या होता है, मुक्त होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इसमें आप ऐसा लिख लो, कंकड़ पत्थर वगैरह वो चीजें लिख लो, और इसमें लिख लो अन्य फसल के बीज नहीं होने चाहिए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं रिलेटेड, इसमें बाहरी साफ सफाई और रचना से संबंधित होता है। इसमें आंतरिक किस्म की पहचान, मतलब वो अंदर की चीजें आ जाएगी। इसमें क्या होता है, भौतिक जांच व प्रयोगशाला विश्लेषण के द्वारा, और इसमें ग्रो आउट या डीएनए टेस्ट वगैरह के द्वारा पता करते हैं। इसमें आता है प्रसंस्करण के समय अशुद्धियों से प्रभावित होता है। ये प्राग संदूषण से, उत्परिवर्तन से, किस्मों के मिश्रण से क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। तो ये अपने दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बीजों की सफाई बोने योग्य सुनिश्चित करता है, और ये शुद्ध पौधों और समान फसल प्रदर्शन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये फिजिकल प्योरिटी और इसके साथ में जेनेटिक प्योरिटी में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कल्टीवर थ्रो
द मोलिकुलर टेस्ट। मतलब मोलिकुलर टेस्ट से अपन अपनी जो फसल होती है उस फसल को कैसे पहचान सकते हैं, अपन किस्म को कैसे पहचान सकते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट के द्वारा। तो समझना ध्यान से कि आणविक परीक्षण एक क्या है बेटा, उन्नत तकनीक है जिसका पौधों की किस्मों की पहचान करने के लिए प्रयोग करते हैं और भिन्नता जानने के लिए डीएनए सीक्वेंस के आधार पर करते हैं। मतलब अगर उनका अपन पता करते हैं, पता लगाते हैं, तो वो डीएनए सीक्वेंस से पता लगाते हैं। किससे लगाते हैं बेटा, डीएनए सीक्वेंस से लगाते हैं। तो देखिएगा जिसका उपयोग अपन इसका जो मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, कहीं ना कहीं पौधों की किस्मों की पहचान के लिए, उनमें भिन्नता जानने के लिए डीएनए सीक्वेंस के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, डीएनए का जो क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर क्या करते हैं बेटा, उस क्रम के आधार पर अपन पता लगाते हैं कि ये जो किस्म है ये कौन से पौधे की है, कौन से की नहीं है। ठीक है, तो ये किस्म का पहचान पता करते हैं अपन पौधों की किस्मों की पहचान करने के लिए क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। किसका यूज लेते हैं बेटा, अपन मॉलिक्यूलर टेक्निक का। इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन। क्या जाएगा, डीएनए एक्सट्रैक्शन मतलब जिस भी किस्म का अपने को पता लगाना है ना, उस किस्म का क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीएनए बाहर निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले उस किस्म की पत्तियां या बीजों से डीएनए निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे। दूसरा आता है यूज ऑफ मोलिकुलर मार्कर। मतलब इसमें क्या करते हैं, विशिष्ट डीएनए मार्कर जैसे कि आरएपीडी हो गया, एसएसआर हो गया, एएफएलपी हो गया, इनका प्रयोग कहीं ना कहीं आनुवंशिक संरचना के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आनुवंशिक संरचना के विश्लेषण के लिए करते हैं किनका, आरएपीडी का, एसएसआर का और एएफएलपी का। इसके बाद में आता है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। मतलब इसमें बात करते हैं तो पीसीआर जो तकनीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका उपयोग करके डीएनए की कई प्रतियां बना देते हैं। मतलब उसकी कॉपीज बना देते हैं, जो डीएनए अपने पास में एक्सट्रैक्ट किए थे उसकी कॉपीज बना देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस की सहायता से परिवर्धित जो डीएनए होता है उनको जेल पर चलाया जाता है और इसके साथ में ही हर किस्म का अलग बेंडिंग पैटर्न देखा जा सके। इसके साथ में ही ज्ञात किस्मों से क्या करते हैं, तुलना करते हैं और तुलना के बाद में ही क्या करते हैं बेटा, फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये किस्म है। ठीक है, सभी के क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के बाद में फाइनल अपन डिसीजन लेकर पता करते हैं कि ये किस्म है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी। ये डीएनए पर बेस्ड होती है बेटा, डीएनए के सीक्वेंस के बेस पर होती है, डीएनए सीक्वेंस के बेस पर होती है। किस पर होती है बेटा, डीएनए सीक्वेंस के बेस पर होती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर टेक्निक से किस प्रकार से अपन पहचान करते हैं। इसके बाद में आता है बेटा बीज विपणन में। बीज विपणन किसको बोलते हैं बेटा, बीज विपणन किसको बोलते हैं, सीड मार्केटिंग किसको बोलते हैं, समझना ध्यान से। जब अपन सीड को क्या करते हैं, सीड को कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से, सीड को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, सीड को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो ये पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सीड मार्केटिंग कहलाता है। सीड मार्केटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सीड मार्केटिंग कहलाता है कि सीड को कहां से कहां तक पहुंचाना है, अपने को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो वो क्या हो जाएगा, सीड मार्केटिंग हो जाएगा। इसमें देखिएगा ओईसीडी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का बीज विपणन में मुख्य कार्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीजों का प्रमाणीकरण और उनके मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना। बेटा ये क्या करता है, बीज को, आपको पता है बीज उत्पादन करने में, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करने में बहुत मेहनत चाहिए होती है। अब वो मेहनत कहीं ना कहीं किसान को करनी पड़ती है या कोई प्लांट ब्रीडर करेगा। अब वो प्लांट ब्रीडर जो मेहनत करेगा बेटा, वो प्लांट ब्रीडर मेहनत करके बेटा उसकी पहचान दिलाएगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, और इसके साथ में मुक्त व्यापार, मतलब उसका तो कहीं ना कहीं एम यही रहेगा कि मेरे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, प्रमाणीकरण करना है और मुक्त व्यापार करना है, मतलब मेरे पर किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह ना हो। तो बेटा ओईसीडी ये क्या करता है, हेल्प करता है इस चीज में कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या करवाएगा, प्रमाणीकरण करवाएगा और उनके मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करेगा। इसके बारे में देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण क्या है बेटा, प्रणाली है। ये एक प्रकार की क्या है, अंतरराष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण प्रणाली है, ओईसीडी। इसके बाद में आता है फैसिलिटीज टू सीड ट्रेड। मतलब ये क्या करते हैं, बीज व्यापार को बढ़ावा देते हैं,
बीज व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अरे किसको देते हैं बेटा? बीज व्यापार को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बीज मानकों का क्या करना? सामंजस्य करना। बीज मानकों का क्या करना? सामंजस्य करना। यह विभिन्न देशों के बीच में किस्म पहचानना और इसके साथ में शुद्धता और लेबलिंग मानकों को एक सम्मान करने में क्या करता है? मदद करता है। मतलब ये होमोजाइजेशन करता है, मतलब उसको समांगीकरण करता है, मतलब एक ही आकार का करता है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो कहीं ना कहीं अपने क्या हो जाएगा? सामंजस्य हो जाएगा, हार्मोनाइजेशन हो जाएगा। और इसके साथ में ही अपने क्या करते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा सीड लॉट इंस्पेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब बीज खेप निरीक्षण और दस्तावेजीकरण। मतलब अपन क्या करते हैं? जो अपना बीज है और इसके साथ में ही बीज का नमूना निरीक्षण, इनके लिए जो आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि अपन बात करें कि कोई भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहता है, आपके बीज को एक पहचान दिलाना चाहता है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताकर आपको गाइड करेगा। तो वो कौन करता है बेटा? ओईसीडी करता है। कौन करता है? ओईसीडी करता है। और इसके बाद में आता है कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर पर जो गुणवत्ता युक्त बीज है ना, उनकी आवाजाही को क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या करता है? कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो बेटा ये ओईसीडी है जो कि क्या क्या कार्य करता है वो अपन ने बात कर ली। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं सीड का जो मार्केटिंग है, सीड की मार्केटिंग में इंपॉर्टेंस होता है। कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है? एक पहचान दिलाता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, और आगे आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, बीज क्या होता है और भारत में उत्पन्न होने वाले बीजों के विभिन्न वर्गों के बारे में आपको बताना है कि सीड क्या है, और सीड में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की वर्गों का क्या करना है? आपको बताना है कि न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फाउंडेशन है और सर्टिफाइड है। भारत में तो यही पाए जाते हैं। तो देखो बीज क्या होता है बेटा? बीज की डेफिनेशन देखो, बीज की बात करते हैं तो बीज एक परिपक्व निषेचित अंडाशय होता है जिसमें एक भ्रूण होता है, और जो कि उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए पौधे का क्या कर देता है? क्या कर देता है? कहीं ना कहीं एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो पौधे का वह भाग जो कि अपने समान पौधे को जन्म देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। या ऐसे लिख देना, बीज एक क्या है? परिपक्व निषेचित अंडाशय होता है जिसमें भ्रूण होता है और उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक क्या बनाता है? नया पौधा बनाता है। अब बात करते हैं कि यह कृषि का मूलभूत घटक होता है, क्योंकि फसल उत्पादन की गारंटी किस पर निर्भर है बेटा? कहीं ना कहीं फसल उत्पादन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है अपने सीड पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? सीड पर करता है। सीड के अलावा अगर अपन बात करें तो सीड के अलावा क्या अपना जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है क्या? कि सर नहीं हो सकता। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। सीड, तो सीड का क्या महत्व होता है? सबसे पहले फसल की आनुवंशिक शुद्धता कैसी है कैसी नहीं है, या अधिक उत्पादन होगा या नहीं होगा, इस क्षमता को सुनिश्चित करता है। कि बीज के द्वारा ही, बीज ही डिपेंड करता है आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, और अधिक उत्पादन होगा कम उत्पादन होगा, ये डिपेंड करेगा बीज पर। किस पर निर्भर करेगा बेटा? बीज पर ये क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद में आता है अच्छा बीज सम्मान अंकुरण और रोग प्रतिरोध, और इसके साथ में ही बेहतर फसल क्या करता है? कहीं ना कहीं बेटर क्रॉप देता है। वो भी स्टैंड, मतलब ये क्या करता है? कहीं ना कहीं एक तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा देगा, इसके साथ में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, इसके साथ में ही सम्मान अंकुरण, उनका अंकुरण क्या होगा? जर्मिनेशन क्या होगा बेटा? सम्मान होगा, इक्वल होगा। इसके बाद में बात करते हैं सीड की क्लास आती है अलग अलग, जो कि भारत में अपन बात करते हैं तो भारत में अलग अलग सीड की क्लास है, जिसमें सबसे पहले है भारत में बीज उत्पादन एक क्या है? बीज गुणन श्रृंखला द्वारा किया जाता है, और जिसमें 4 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग होते हैं। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड या नाभिकीय बीज होता है। कौन सा होता है बेटा? न्यूक्लियस बीज होता है या नाभिकीय सीड होता है। बेटा बीज उत्पादन की पहली श्रृंखला है। क्या है? पहली है। पूरा 100% क्या होता है बेटा? इसमें कंप्लीट 100% क्या होता है? शुद्ध बीज होता है। किसानों के पास में नहीं होता है, एक प्लांट ब्रीडर तैयार करता है। कौन तैयार करता है? प्लांट ब्रीडर तैयार करता है। तो देखो यह बीज का सबसे शुद्ध रूप होता है, और जिसे पौधा प्रजनक द्वारा क्या करता है? कहीं ना कहीं
विकसित करता है। और यह किसानों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि ब्रीडर जो सीड है उसके उत्पादन के लिए क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं प्रयुक्त होता है। मतलब ये किसानों को उपलब्ध नहीं होता है, ना ही खेती के लिए काम में लेते हैं। ये ब्रीडर सीड का अगर अपने को उत्पादन करना है, ब्रीडर सीड का उत्पादन करना है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ऐसे बेटा सबसे पहले आता है न्यूक्लियस सीड। कौन सा आता है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस सीड आता है। कौन सा आता है, न्यूक्लियस सीड आता है। न्यूक्लियस सीड आ जाएगा। अब न्यूक्लियस सीड की अगर अपन बात करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज क्या बोलते हैं बेटा, मूल केंद्रक बीज कहते हैं। मूल केंद्र के बीज की बात करते हैं तो ये सबसे पहली अवस्था है। और ये कहीं ना कहीं, जैसे मैं हूं, अब मेरे को क्या करना है, बीज का उत्पादन करना है, तो मैं क्या हूं बेटा, मैं कहीं ना कहीं बीज परिजनक हूं। मतलब जो बीजों को बनाते हैं वो वैज्ञानिक मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में पहला क्या हो जाएगा कि सर बीज वैज्ञानिक के पास में कौन सा होता है बेटा, बीज वैज्ञानिक के पास में कहीं ना कहीं न्यूक्लियस सीड होता है, इसका प्रोडक्शन करता है। इसके साथ में इस न्यूक्लियस सीड से दूसरा जो प्राप्त होता है ना बेटा, उसको ब्रीडर सीड कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे कि ब्रीडर सीड कौन से तैयार होता है, तो ब्रीडर जो सीड तैयार होता है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस सीड से तैयार होता है। फिर ब्रीडर सीड ब्रीडर सीड के द्वारा कौन सा तैयार होता है, फाउंडेशन सीड होता है, जिसको मदर सीड भी कहते हैं। फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड आ जाएगा। और फिर चौथा कौन सा आ जाएगा, सर्टिफाइड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सर्टिफाइड सीड आ जाएगा। इंडिया में यही तो क्लासेस है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, न्यूक्लियस सीड होता है, मूल के अंदर किसी प्रकार का टैग नहीं होता है, और ब्रीडर पर कैसा होता है, गोल्डन येलो होता है। गोल्डन येलो होता है। गोल्डन येलो की अगर मैं बात करता हूं तो सुनहरा पीला। और इसके साथ में ही जो ब्रीडर सीड है वो किसके द्वारा तैयार होता है, न्यूक्लियस के द्वारा तैयार होता है। और किसको तैयार करता है, फाउंडेशन को तैयार करता है। और इसके साथ में ही अपन ब्रीडर की जब बात करते हैं, ब्रीडर की जब बात करते हैं, ब्रीडर सीड की बात करते हैं, तो बेटा इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये कहीं ना कहीं जो एक तो प्लांट ब्रीडर होता है, उसके साथी वगैरह जो अपने स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उन वो भी क्या करने लग जाती है, इनका प्रोडक्शन करने लग जाती है। फिर आता है फाउंडेशन, किसके द्वारा तैयार होता है, ये कहीं ना कहीं ब्रीडर सीड के द्वारा तैयार होता है। और इस पर कौन सा होता है, व्हाइट कलर का टैग होता है। व्हाइट कलर का टैग होता है। और इसके साथ में ही इसको मदर सीड भी कहते हैं। इसको मदर सीड भी कहते हैं, मातृ बीज भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा, ये किसानों को वितरित होता है, किसानों को अपन क्या करते हैं, वितरित करते हैं। इसके साथ में इस पर कलर कैसा होता है, नीले कलर का, या फिर इसके साथ में ब्लू कलर का होता है। अब देखो बेटा, अपन किसानों को कौन सा दे रहे हैं, सर्टिफाइड दे रहे हैं, प्रमाणित बीज दे रहे हैं। अब प्रमाणित बीज अपने को कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कि सर ये अपने को फाउंडेशन से प्राप्त हो रहा है। तो बेटा अपने जैसे कि कोई संतान है, वो संतान किससे प्राप्त होती है, वो माता से प्राप्त होती है। तो बेटा सर्टिफाइड की माता कौन होगी, मतलब अपन बात करते हैं सर्टिफाइड अपन किसानों को दे रहे हैं, तो इसकी माता कौन होगी, कि सर फाउंडेशन बीज हो गया। कौन सा हो गया, फाउंडेशन बीज हो गया। तो बेटा ये क्या होते हैं, बीज की श्रेणियां होती है। ठीक है, अब इसमें देख लो, सबसे पहले नाभिकीय बीज आ गया। ये सबसे शुद्ध रूप होता है, पौधों के जो प्रजनक होते हैं, जो प्लांट ब्रीडर होता है वो तैयार करता है। और इसके साथ में ये किसानों के लिए नहीं होता है, ब्रीडर बीज उत्पादन के लिए करता है, कि मेरे को बीज उत्पादन करना है। तो पहले तो क्या करता है, कहीं ना कहीं उसकी पूरी जांच करता है, उसको देख रेख में करता है। इसके बाद में आता है ब्रीडर। ब्रीडर में क्या होता है, नाभिकीय बीज से प्राप्त होता है, वैज्ञानिकों की देख रेख में ये क्या होता है, तैयार होता है। और टैग सुनहरे पीले रंग का होता है, 100% शुद्धता के साथ में होता है, आनुवंशिक शुद्धता। फिर आता है फाउंडेशन बीज। फाउंडेशन की बात करते हैं, इसमें क्या आ जाती है, प्रमाणित एजेंसियां भी आ जाती है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। पहला तो वो तो, दूसरा ब्रीडर सीड तो अपने साथियों को दे देता है, ऊपर वाला खुद तैयार करेगा। और तीसरा वैसा भी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को, इनको भी दे देगा। और इस पर जो टैग होता है वो कैसा होता है, वो कहीं ना कहीं सफेद कलर का होता है। कौन सा होता है बेटा, सफेद कलर का होता है। फिर आता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं तो खेती के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, खेती के लिए कहीं ना कहीं सर्टिफाइड प्राप्त होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, किसानों को क्या करते हैं, वितरित करते हैं। और नीले कलर का क्या होता है, टैग होता है। नीले कलर का क्या होता है बेटा, टैग होता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है STL के बारे में बताना है, और बीज प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक विभिन्न बीज परीक्षणों के बारे में बताना है, कौन कौन से परीक्षण होते हैं। तो बेटा STL का मतलब क्या होता है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी।
क्या होती है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। कि सर सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी किसको बोलते हैं? बिल्कुल बेटा, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी बोलते हैं। और उस लेबोरेटरी में क्या होता है, उस लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं सीड को टेस्ट किया जाता है, मतलब सीड के अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहले तो इसके बारे में बताना, एसटीएल के बारे में। फिर इसके बाद में आता है कि जो अपन कोई भी प्रमाणन करते हैं, कोई भी बीज का, जैसे मैं प्रमाणीकरण करवाना चाहता हूँ कि इस बीज को मैं, जैसे कि इसका मेरे को क्या करना है, प्रमाणीकरण करवाना, सर्टिफिकेशन लेना है। अब मेरे को सर्टिफिकेशन अगर उसका लेना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बता, उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जो कि बीजों के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों के बारे में अपने को इस टॉपिक में क्या करना है और पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले एसटीएल। एसटीएल का पूरा रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये क्या होती है, ये विशेष प्रयोगशालाएं होती है जिनमें बीज के विभिन्न गुणवत्ता मानकों की क्या की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से क्या की जाती है, जांच की जाती है। मतलब बीजों की क्या की जाती है बेटा, जांच की जाती है। और इसके साथ में ही, ताकि बीज प्रमाणीकरण और विपणन से पहले उसकी क्या की जाती है, उपयुक्तता सुनिश्चित की जाती है। फिर इसके बाद में आता है एसटीएल, आता है स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरी आता है, एक तो राज्य स्तर पर आता है। और इसके साथ में एक क्या आता है बेटा, ये आता है अपने कहीं ना कहीं, एक तो एसएसटीएल कर लेना, स्टेट कहीं ना कहीं स्टेट, और इसके साथ में टीएल कर लेना, स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, और एक सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, ये सीएसटीएल कहाँ पर है, वाराणसी यूपी में। कहाँ पर है बेटा, वाराणसी यूपी में है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एसटीएल का मेन कार्य क्या है। एसटीएल बोले तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के क्या कार्य होता है, एक तो बीज को प्रमाणीकरण करना, बीज को प्रमाणीकरण करने से पहले उसका टेस्ट करेगी तो कौन करेगी, कहीं ना कहीं एसटीएल करेगी। इसके साथ में लेबलिंग करना, विवादों के लिए नमूनों की जांच करना, कोई भी जैसे मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया तो वैसा उसके लिए नमूने का टेस्ट कौन करेगी, यही करेगी एसटीएल। इसके बाद में आता है गुणवत्ता नियंत्रण और बीज कानूनों के क्रियान्वयन में क्या करना, सहायता करना। इसके साथ में बीज उत्पादकों और किसानों को तकनीकी की जानकारी देना, ये कौन करता है, ये कहीं ना कहीं एसटीएल करती है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी करती है। इसके बाद में आती है सीड टेस्ट सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से सीड टेस्ट चाहिए, मतलब अगर अपने को क्या करवाना है, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन करवाना है तो कौन कौन से अपने को टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले फिजिकल प्योरिटी टेस्ट करवाना पड़ेगा, कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे, कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। क्या करेंगे बेटा, उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बात कर तो कोई जड़ फसल के कोई अवशेष वगैरह तो नहीं है। इसके साथ में ही उसमें कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं है, तो वो अपन टेस्ट करते हैं, तो वो फिजिकल प्योरिटी आती है। मतलब शुद्ध बीज जिसमें जड़ पदार्थ, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इनर्ट मटेरियल वगैरह, खरपतवारों के बीज वगैरह, ये नहीं होने चाहिए। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको फिजिकल प्योरिटी कहते हैं। तो ये टेस्ट अपन पहले रेगुलेटरी में करवाएंगे। अधिकांश फसलों के लिए 98% होना जरूरी है। कितना होना जरूरी है, 98% होना जरूरी है। इसके बाद में आता है जर्मिनेशन टेस्ट। क्या आता है बेटा, जर्मिनेशन टेस्ट, जो कि बीजों को सफलतापूर्वक जर्मिनेशन होने की, मतलब 100 में से 65 से 85 होना जरूरी है। 100 में से 65 से 85 होना, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। तो ये अपने को जर्मिनेशन टेस्ट करवाना पड़ता है अगर अपने को सर्टिफिकेशन करवाना है तो। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, मतलब अपना जो बीज है उस बीज में मॉइस्चर कितनी है, नमी कितनी है, इसका क्या करवाते हैं बेटा, टेस्ट करवाते हैं। बीज में मौजूद नमी का क्या किया जाता है, प्रतिशत चेक किया जाता है। और भंडारण उपयुक्तता की क्या की जाती है, जांच की जाती है, कि भंडारण कौन सी नमी पर किया जा सके। तो इसके पहले नमी टेस्ट की जाती है। नमी टेस्ट जैसे कि पैकिंग के लिए कितनी चाहिए, 8%, 6% भाप रोधी पैकिंग के लिए चाहिए। तो ये क्या होती है बेटा, मैक्सिमम नमी होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जेनेटिक इम्यूनिटी टेस्ट। जेनेटिक इम्यूनिटी टेस्ट के लिए कौन सा करते हैं, एक तो अपन बात करते हैं तो मोलिकुलर टेस्ट करते हैं, और इसके साथ में ही अपन क्या करते हैं, ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। अब इनमें अगर बात करते हैं तो बेटा कोई अन्य फसल के बीज तो नहीं है, इंटरनली वो डैमेज तो नहीं है, वो अपन क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपन जांच करते हैं। तो वो किसके द्वारा करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट के द्वारा करते हैं। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बीज सही
सही किस्म का है या उसमें कोई आनुवंशिक रूप से मिलावट तो नहीं है, तो ये ग्रो आउट टेस्ट या मोलिकुलर मार्कर टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं। फिर आता है अपने सीड हेल्थ टेस्ट। सीड हेल्थ टेस्ट में अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रोगाणु वगैरह तो नहीं है बेटा, कोई कीट हो या इसके साथ में कोई रोग हो, कोई विषाणु हो, इनका आक्रमण तो नहीं है अपने बीज पर, तो इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। बीज जनित रोग जैसे कि फफूंदी और जीवाणु, विषाणु, इनकी उपस्थिति का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि ये सीड पर अवेलेबल तो नहीं है, और रोग मुक्त प्रमाणीकरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके बाद में आता है सीड साइज एंड वेट टेस्ट। मतलब क्या करते हैं, सीड की साइज और वेट का टेस्ट करते हैं। वेट का टेस्ट करने के लिए बेटा एक तो होता है टेस्ट वेट, टेस्ट वेट होता है, एक क्या होता है, सीड इंडेक्स होता है, सीड इंडेक्स होता है। तो टेस्ट वेट की जब मैं बात करता हूं तो ये 1000 बीजों का भार होता है, 1000 बीजों का भार जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। 100 बीजों का भार जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो सीड इंडेक्स होता है। तो ये भी अपन क्या करते हैं, ये भी अपन परीक्षण करते हैं किसका बेटा, सीड का। ठीक है, तो ये अपने 6 नंबर का टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपने आता है राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया कि जो STL क्या है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी क्या है, और इसके साथ में ही अपन बात करें सीड प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन। मतलब बात करते हैं तो जो सीड प्रोडक्शन अपन करते हैं, बीज का उत्पादन करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं बेटा, अब चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए 1 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। हाँ जी साथियों, अब अपन चलते हैं सीड प्रोडक्शन का महत्व पढ़ने के लिए कि सीड प्रोडक्शन का क्या महत्व है। बेटा आप बीज का उत्पादन करते हो तो बीज के उत्पादन का महत्व क्या होता है, सीड प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये अपने को जानना है। देखो सबसे पहले तो अपने को एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सीड क्वालिटी, मतलब ये क्या करता है बेटा, ये कहीं ना कहीं एंश्योर करता है, ये कहीं ना कहीं एंश्योर करता है गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। किसके लिए, गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो बीज अपन ले रहे हैं इसमें गुणवत्ता है या नहीं है। बेटा अगर सीड प्रोडक्शन अपन करते हैं तो ये सीड प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें गुणवत्ता वाला करते हैं, तो बेटा इसमें क्या होता है, ये कहीं ना कहीं बीज उत्पादन से किसानों को निरंतर क्या मिलता रहता है, बीज गुणवत्ता वाला मिलता रहता है, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी वाला सीड मिलता रहता है। इसके बाद में आता है इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड फार्म प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है, फसल उत्पादन और लाभ में वृद्धि हो जाएगी। मतलब बात करते हैं तो गुणवत्ता युक्त बीजों से बेहतर पौध संख्या, एक समान वृद्धि और इसके साथ में ही अधिक उत्पादन क्या होता है, संभव होता है। मतलब बात करते हैं तो इससे क्या होती है बेटा, उपज बढ़ती है, इससे क्या होती है, उपज बढ़ती है और इसके साथ में ही क्या होता है,
फार्म में प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात करें तो लाभ क्या होता है बेटा, लाभ इंक्रीज होता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं लाभ इंक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं हो जाएगा कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड फार्म में प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब फसल का उत्पादन और लाभ में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। इसके बाद में आता है हेल्प इन स्प्रेड इम्प्रूव्ड वेराइटीज, मतलब उन्नत किस्मों के प्रचार में क्या होता है, सहायक होता है। बीज उत्पादन से नवीनतम उच्च उत्पादन वाली किस्मों का तेजी से क्या होता है, विस्तार होता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो कि क्या करती है, अधिक उत्पादन देती है, अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, किसानों की उन्नत स्थिति होती है, मतलब किसानों में क्या होता है, कहीं ना कहीं किसानों का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट आता है 4 नंबर का, जिसमें आता है रेड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, मतलब अपन कोई एक्सटर्नल सोर्सेस पर, मतलब स्थानीय बीज उत्पादन के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे निम्न गुणवत्ता वाले जो बीजों पर निर्भर नहीं रहते। अगर किसान अच्छे से बीज प्रोडक्शन करता है, सीड प्रोडक्शन करता है अच्छी गुणवत्ता वाला, तो जो बाहर की जो एक्सटर्नल सोर्सेस है उन पर क्या होती है, डिपेंडेंसी कम होती है, उन पर निर्भरता क्या होती है बेटा, कम होती है। इसके बाद में आता है एसेंशियल फॉर सीड रिप्लेसमेंट एंड SRR, बेटा SRR अभी मैंने बताया था 100 हेक्टेयर में से 40 हेक्टेयर में अगर लगाता है तो 40% SRR होगी। तो बेटा SRR कब होगी, जब आप कोई प्रमाणीकृत तो कोई बीज क्या करोगे, प्रमाणन बीज का क्या करोगे, ग्रो करोगे। अब प्रमाणन बीज ग्रो कब होगा, कि सर प्रमाणन बीज ग्रो होगा कब, कब होगा बेटा, ये कहीं ना कहीं होगा जब उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि कब होगी, जब SRR यूज में लेंगे। SRR कब लेंगे, जब सीड प्रोडक्शन करेंगे। तो एसआरआर के लिए क्या जरूरी है बेटा, कहीं ना कहीं सीड प्रोडक्शन जरूरी है, बीज का उत्पादन जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा, बीज का उत्पादन जरूरी है। तो ये 5 नंबर का अपने इंपॉर्टेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है फाउंडेशन फॉर सीड इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, मतलब बात करते हैं बीज उद्योग और निर्यात का आधार। बेटा आपको क्या करना है, बीजों की कोई भी इंडस्ट्री लगानी है या इसके साथ में निर्यात करना है, तो निर्यात करने के लिए, निर्यात कब करोगे, जब सीड का प्रोडक्शन करोगे तभी तो कर पाओगे। या फिर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो सीड की, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सीड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो बेटा ये उनका क्या होता है, आधार होता है। तो अपने ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है भारत में दलहनों के प्रमाणित बीज उत्पादन की क्या करनी है प्रक्रिया, व सामान्य बीज उत्पादन की क्या करनी है, मानक बताने हैं। कि अपने जो दलहनी फसलें होती है बेटा, कोई भी फसलें ले लो, स्टेप्स सारी सेम आएगी, 2-3 पॉइंट आपके अलग आएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आता है अपने पल्सेस आती है, पल्सेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। और गुणवत्ता युक्त बीज अपने को कब मतलब सर्टिफाइड जो सीड है वो कहीं ना कहीं अच्छी उपज लेने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए जरूरी होता है। तो देखिएगा इसमें अपन बात करते हैं, इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले फील्ड का चयन करो, कोई अलग से दूसरा काम नहीं कर रहे हो, आप एक बीज का उत्पादन कर रहे हो, पर इस प्रोसेस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ फील्ड। सिलेक्शन ऑफ फील्ड मतलब फील्ड का चुनाव रखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, खेत उपजाऊ हो, खरपतवार रहित रहे, और पिछली फसल में जो उगे थे वो वाले नहीं होने चाहिए, और पिछली फसल के भी कुछ अवशेष वगैरह नहीं हो, उनके भी कोई पौधे उगे हुए नहीं हो। इसके साथ में पिछली फसल के स्वयं उग गए पौधे को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वो नहीं होने चाहिए वॉलंटियर, और उनको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, बोले तो इसको पृथक्करण दूरी कहते हैं। पृथक्करण दूरी अपने को अपनानी है, मतलब बोले तो दो फसलों के मध्य, दो फसलों के मध्य, दो फसलों के मध्य आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, दो फसलों के मध्य आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है उस दूरी को क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं कि दो फसलों के मध्य आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी होती है उसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। इसके साथ में ही बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सीड का सोर्स। पहला तो क्या हो गया, सिलेक्शन कर लिया फील्ड का। अब इसके साथ में बीज का उत्पादन करने के लिए भी तो बीज चाहिए,
बीज का उत्पादन करने के लिए भी तो बीज चाहिए। तो देखो सीड का सोर्स एंड वेराइटी, मतलब बात करते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए फाउंडेशन बीज का प्रयोग करते हैं। सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन के लिए फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो फाउंडेशन सीड का उपयोग करें और किस्म अधिसूचित या उस कृषि जलवायु के क्षेत्र के लिए क्या होनी चाहिए, अनुशंसित होनी चाहिए। मतलब अगर अपन बात करें जो जिस जलवायु में अपन लगा रहे हैं तो उस जलवायु के लिए रिकमेंडेशन होने वाली वो किस्म होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सीड का सोर्स और वेराइटी हो गया। अब सीड का सोर्स मिल गया तो भाई साहब उसका ट्रीटमेंट कर दो, उस सीड का क्या कर दो, ट्रीटमेंट कर दो। मतलब इसमें आता है थायरम, थायरम या कार्बेंडाजिम से क्या करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, बीज उपचार करना चाहिए। थायरम या किससे, कार्बेंडाजिम से क्या करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसके साथ में जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम कल्चर का क्या करें, प्रयोग करें। क्या करना है बेटा, राइजोबियम कल्चर का, किसका, राइजोबियम कल्चर का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो देखो जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम कल्चर का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ये सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं सोविंग। क्या आता है बेटा, सोविंग आता है। सोविंग की बात करें तो बुआई, क्या आ जाएगा बेटा, सोविंग। सोविंग की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, बुआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुआई आ जाएगा। देखो इसमें क्या होती है, कहीं ना कहीं अनुशंसित दूरी और इसके साथ में ही समय पर बुआई करनी है। अपने को जो बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस है वो रखनी है और इसके साथ में ही क्या करना है, इसकी जो अपन बात करते हैं डिस्टेंसिंग वगैरह क्या रखनी है, एक सही रखनी है। जो कि अपन जो किसमें दलहनी फसलों में मोस्टली कितनी रखते हैं, 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। मूंग उड़द के लिए, अरहर के लिए 60 × 20 आ जाएगी। रॉगिंग और इसके साथ में निरीक्षण, मतलब इसमें रॉगिंग आसानी से कर सकते हैं इसकी वजह से, और इसका निरीक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये इसकी सोविंग की स्टेप हो जाएगी। अब इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा आइसोलेशन। क्या आता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मैंने कहा था कि अपन क्या करते हैं, अपने फाउंडेशन सीड का या अपन सर्टिफाइड सीड का जो प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग होती है। तो सर्टिफाइड सीड के लिए क्या होती है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होती है। कि अपन बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस किसको बोलते हैं, कि दो खेत है अपने पास में, दो खेतों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है उसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। रॉगिंग और इंस्पेक्शन, मतलब बात करते हैं अपने कोई भी अपने जैसे उसी फसल के कोई पौधे उगे, कोई दूसरी फसल के पौधे उगे, पिछली फसल के पौधे उगे, कोई रोगग्रस्त पौधे हैं तो उनको उखाड़ना है, उनको फेंकना है, रॉगिंग हो गया। इंस्पेक्शन की बात करें तो आपको पता है सर्टिफाइड सीड के लिए कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, बार बार निरीक्षण किया जाता है। बार बार निरीक्षण किया जाता है मतलब इंस्पेक्शन किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब आपको क्या करना है, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए आईपीएम और आईडीएम अपनाना है। आईपीएम और आईडीएम अपनाना है। तो बेटा ये तो मैंने एंटो में भी बता दिया था और इसके साथ में ही अपन बात करें अपनी जो एग्रोनॉमी है उसमें भी बता दिया था। तो मेरे हिसाब से इतना डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो सभी, क्योंकि फिर ज्यादा अपन पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, कटाई आ जाएगा और कटाई के बाद में बेटा इसमें क्या होती है, कटाई के बाद में भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। तो वो चीजें आ जाएगी, प्रोसेसिंग आ जाएगी, पैकेजिंग आ जाएगी। इनमें भी अपने को सावधानियां रखनी है तब भी उच्च क्वालिटी का बीज होगा। इसके साथ में ही ये अपने क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। जिसमें अपन ने बात की है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सीरियल्स का पूछ ले, ऑयल सीड्स का पूछ ले, सब्जियों का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, प्रोसेस यही रहेगी। आइसोलेशन डिस्टेंस सीड रेट वगैरह ये चेंज होगी। तो ये आपको पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ रखी है। किस में पढ़ रखी है बेटा, ये आपने एग्रोनॉमी में पढ़ रखी है, आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ रखी है। तो मेरे हिसाब से अब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, डेटा आपको याद है उस सब्जेक्ट का और इसके साथ में अप्लाई आपको यहाँ पर करना है। और पूरी जो प्रोसेस है प्रोसेस सेम की सेम रहेगी। इसके बाद में आता है अपने को कुछ पॉइंट पर क्या करनी है, टिप्पणी देनी है। जिसमें सबसे पहले आता है RSSOCA, NSC आता है, SSC आता है।
तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि क्या करती है, जो कि अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के द्वारा जो भी सीड वगैरह होता है तो उसको सर्टिफिकेशन देने की क्या होती है, एक एजेंसी है। तो देखो ये राजस्थान की एक राज्य स्तरीय बीज प्रमाणीकरण संस्था है, और कहीं ना कहीं बीजों और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए, जैसे कि अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ते हैं, तो ये किसी की तो 6 सेमेस्टर में आएगी, जैसे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये 6 सेमेस्टर में रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है बेटा, आपने ऑर्गेनिक तरीके से क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब वो ऑर्गेनिक के तरीके से प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्ट को क्या करना, आपको मार्केट में बेचना है, तो मार्केट में आप ऑर्गेनिक के नाम से तभी बेच सकते हो जब आपको क्या मिले, आपको कहीं ना कहीं पहले प्रमाणीकरण मिले, मतलब आपको पहले सर्टिफिकेशन मिले। और ये सर्टिफिकेशन राजस्थान में कौन देता है, RSSOC ये देता है। और इसके लिए खेतों में निरीक्षण करता है, मतलब ये जो अपने संस्था है ये खेतों में निरीक्षण करेगी, नमूने लेगी, और प्रयोगशाला की जो टेस्ट बताए थे मैंने, सीड टेस्टिंग वाले, वो टेस्ट करेगी, और इसके साथ में फिर क्या देगी, उसको टैग देगी। क्या देगी बेटा, टैग देगी। और यह सुनिश्चित करता है कि बीज भारतीय न्यूनतम बीज जो प्रमाणीकरण के जो मानक है, जो मानक है बेटा, मानक होते हैं कि इसमें सीड में फिजिकल प्योरिटी इतनी होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी इतनी होनी चाहिए, और इसके साथ में ही बात करते हैं तो इसमें जर्मिनेशन परसेंट इतनी होनी चाहिए, प्योरिटी इतनी होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या करते हैं, देखते हैं। तो यह अपने राजस्थान का हो जाएगा। फिर आते हैं राष्ट्रीय स्तर का है बेटा, ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है बेटा, भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके साथ में ही 1963 में गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन है, तो इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और SSC मतलब बोले तो स्टेट सीड कॉरपोरेशन, सॉरी ये अपने नेशनल सीड कॉरपोरेशन, कहीं ना कहीं फसलों के जो ब्रीडर सीड होता है, कौन सा होता है, ब्रीडर सीड होता है, और फाउंडेशन होता है, सर्टिफाइड सीड क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। मतलब अपन बात करें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन क्या करता है, विभिन्न फसलों के ब्रीडर सीड को, फाउंडेशन सीड को और सर्टिफाइड सीड को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में है यह है संकरण या बोले तो हाइब्रिड जो सीड होते हैं उनको क्या करता है, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके बाद में आता है SSC स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ये क्या है बेटा, भारत सरकार के प्रत्येक राज्य में है, वो नेशनल लेवल पर थी और ये क्या है, प्रत्येक राज्य में है। तो प्रत्येक राज्य की बात करते हैं कि राज्य के भीतर किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करना और कहीं ना कहीं प्रसंस्करण और आपूर्ति करना, ये किसका कार्य होता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का कार्य होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, सब में अलग अलग है, जैसे कि RSC राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन हो जाएगा, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सभी में क्या होता है बेटा, ये अलग अलग होता है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं, सीड एक्ट आता है। सीड एक्ट की बात करते हैं, सीड एक्ट 1966 की बात करते हैं। तो ये पारित तो कब हुआ था, 1966 में, और लागू कब हुआ था, 1969 में। और इसके साथ में ही ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं बेटा जो भी सीड होता है, सीड की मार्केटिंग को, इसके साथ में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकी गुणवत्ता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बेटा सीड का प्रोडक्शन हो गया, चलो कोई ना। अब इसके बाद में मार्केटिंग करते हैं उसकी, तो मार्केटिंग में भी तो क्वालिटी कम हो सकती है, तो उसका भी कौन ध्यान रखता है, सीड एक्ट 1966 करता है। इसके साथ में ही इसके मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं, तो केंद्रीय और राज्य स्तर बीज प्रमाणीकरण संस्थानों की स्थापना हुई इसके अंतर्गत। इसके साथ में ही अधिसूचित जो किस्मों का पंजीकरण करता है, और बीज या जो थैले होते हैं उन पर अनिवार्य लेबलिंग। इसके साथ में ही केंद्रीय बीज समिति और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना। तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता युक्त बीज कहीं ना कहीं किसानों को पहुंचे, ये कौन करता है, ये कौन जारी करता है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने बताता है, जो अपन बात करें सीड एक्ट 1966 है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 7 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहले है GM क्रॉप्स क्या है, जो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स क्या है, और GM फसलों व इनके उत्पादों की कैसे पहचान करेंगे। तो बताओ, देखिए बताओ, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि GM क्रॉप्स क्या होती है, जल्दी से बताओ बेटा।
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा जीएम जो क्रॉप्स होती है वो क्या होती है। बेटा जैसे कि अपन बात करते हैं कोई भी फसल होती है, उस फसल में अपन जीन इंजीनियरिंग के द्वारा या जो अपने बात करते हैं उनके आनुवंशिक पदार्थों में अगर चेंज करके उनको और भी अधिक उपयोगी बना देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। देखो जीएम जैविक रूप से क्या होती है, संशोधित होती है, वे फसलें होते हैं, वे पौधे होते हैं जो कि आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए डीएनए सॉरी आनुवंशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए हो गया, जीन इंजीनियरिंग तकनीकों के द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। मतलब इनका आनुवंशिक पदार्थ चेंज करके परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, उसको और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन जीन क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। इसके साथ में देखिएगा इन संसाधनों का उद्देश्य कीट प्रतिरोधी, मतलब इनको मॉडिफाइड क्यों करते हैं, इनको मॉडिफाइड जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन क्या है बेटा, बीटी कॉटन कहीं ना कहीं क्या है, जीएम क्रॉप है। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको कहीं ना कहीं जो है बैसिलस thuringiensis इसमें ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं इसको मॉडिफाई कर दिया गया। और मॉडिफाई करने का मेन उद्देश्य यही था कि ये कीट के प्रति प्रतिरोधी रहे, पिंक बोलवर्म के प्रति। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो कीटों के प्रतिरोधी करने के लिए और इसके साथ में कोई भी खरपतवार नाशी के प्रति उसको क्या करना है, खरपतवार के प्रति रेसिस्टेंस करना है, या फिर अधिक उपज प्राप्त करनी है, या पोषण गुणवत्ता बढ़ानी है, तो इसके लिए क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। जैसे कि अपन बात करें तो अपने क्या हो जाएगी, बीटी कॉटन हो जाएगी, गोल्डन राइस आ जाएगा, तो ये क्या है, जीएम क्रॉप्स है बेटा। अब इनकी पहचान अपन कैसे कर सकते हैं, इनकी पहचान अपन कैसे कर सकते हैं, तो बेटा इनकी पहचान करने के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट वो टेस्ट क्या चीजें देखता है, वो टेस्ट देखता है कि पहचान में उनकी जीन में शामिल विदेशी जीन या प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाता है। मतलब उनकी जीन में कहीं ना कहीं कोई एग्जोटिक जीन है या कोई प्रोटीन है, वो पता लगा लेते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि ये जीएम क्रॉप है कि नहीं है। अब सपोज करना जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में क्या करते हैं बेटा, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis है, इससे क्या करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक जीन कनेक्ट करते हैं, जीन क्या करते हैं, जीन कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस जीन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, कपास में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो बीटी कॉटन बन गई। और उस बीटी कॉटन में वो क्या करते हैं, जैसे ही इंसेक्ट खाते हैं तो वो क्या होती है, प्रोटीन नुमा होती है, प्रोटीन को जैसे ही खाएंगे मर जाएंगे। तो यहाँ पर विदेशी जीन या प्रोटीन की उपस्थिति का पता कर ले कि इसमें कौन सी है, तो क्राइफेस्टेसी जीन वगैरह अपने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्राइफेस्टेसी जीन मिल जाएगा, तो अपने को लगेगा कि ये जीएम क्रॉप है। तो अपन किसका, विदेशी जीन का या प्रोटीन का क्या करते हैं बेटा, इसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। देखो सबसे पहले होती है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के द्वारा अपन पता लगाते हैं, किसके द्वारा करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के द्वारा। देखो यह ट्रांसजेनिक के विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाकर जीएम की उपस्थिति का क्या करता है, पता लगाता है। और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, लेबल लगे प्रोब से नमूने में ट्रांसजेनिक डीएनए का क्या करता है, पता लगाता है। तो ये क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हो जाएगी। मतलब इसमें ट्रांसजेनिक के विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाकर जीएम की उपस्थिति का पता लगाते हैं, और इसमें लेबल लगे प्रोब्स के से जो नमूने होते हैं उनके ट्रांसजेनिक डीएनए का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हो जाएगी। इसके बाद में आता है प्रोटीन बेस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे कि एलाइजा है, क्या है, एंजाइम लिंक्ड क्या जाएगा, इम्यूनोसप्रेंट, और इसके साथ में ही क्या आता है, इम्यूनोसॉर्बेंट आता है। ऐसे इसके साथ में इसमें क्या करते हैं, यह जीएम जीन के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन है उसके द्वारा विशिष्ट प्रोटीन जैसे कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो इसके एलाइजा टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं, प्रोटीन का पता लगाते हैं, कोई बाहरी प्रोटीन तो नहीं है, कोई बाहरी प्रोटीन तो नहीं है। अगर बाहरी प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि बीटी में टॉक्सिन प्रोटीन का पता लगाते ही बीटी कॉटन का पता चल जाएगा। इसके बाद में आता है विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, यह तरीका बहुत ही विश्वसनीय नहीं है, पर कभी कभी खेत में घास नाशक सहिष्णु होता है, जैसे कि लक्षण देख के अपन पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जीएम क्रॉप है। अब इसके साथ में ही अपन ये जो डिटेक्शन करते हैं, अपन ये जो पता लगाते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस तो होगा, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपन पता लगा रहे हैं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस तो होगा। देखो इसका इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जीएम खाद्य उत्पादों की लेबलिंग अनुपालना करने के लिए
इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैव सुरक्षा के लिए, जीएम फसलों के उपयोग की निगरानी व नियंत्रण के लिए, और उपभोक्ताओं को जानकारी देने व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीएम फसलों का डिटेक्शन किया जाता है। कहीं बताते ही नहीं है कि ये जीएम क्रॉप है कि नहीं है, पर वो बताना चाहिए कि ये जीएम क्रॉप है। ठीक है, इसके लिए अपन डिटेक्शन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेपर आता है और जिसमें सबसे पहले आता है एस्पिरेटर। एस्पिरेटर क्या करता है, कोई भी अपने बीज का ढेर है, कोई भी अपने बीज का ढेर है, मतलब ये एक प्रकार का एस्पिरेटर क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जो कि क्या करता है बेटा, कहीं ना कहीं वायु के द्वारा क्या करता है, ये अलग करता है, ये अशुद्धियों को क्या करता है, अलग करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, एस्पिरेटर एक उपकरण है जिसका उपयोग बीज के ढेर से हल्की अशुद्धियों को वायु खिंचाव के द्वारा क्या करता है, अलग करता है। वायु खिंचाव के द्वारा क्या करता है, अलग करता है। तो ये एस्पिरेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एस्पिरेटर आ जाएगा। मतलब बात करते हैं तो एस्पिरेटर एक उपकरण है जो बीज के ढेर से क्या करता है, हल्की अशुद्धियों को वायु खिंचाव के द्वारा क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एस्पिरेटर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रूथफुल लेवल सीड आ जाएगा बेटा। मतलब बीज की वह श्रेणी जो प्रमाणित नहीं होती है, न्यूनतम बीज गुणवत्ता मानकों को क्या करती है, पूर्ण करती है। ओपल ग्रीन कलर का क्या होता है, टैग होता है। ये निजी कंपनियों का होता है। कौन सा होता है, ये निजी कंपनियों का क्या होता है, कहीं ना कहीं सीड होता है। तो ये ट्रूथफुली लेबल सीड हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी मैंने बताया था कि जब दो फसलों के मध्य, मतलब दो फसलों में उनमें क्या होता है, उन फसलों के मध्य अपन जो आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखते हैं उसको आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि दो फसलों के मध्य दूरी रखते हैं, मतलब दो फसलों के बीज वगैरह मिलने से आनुवंशिक शुद्धता बिगड़ जाती है, इंटरनल बिगड़ जाती है। तो देखो यह बीज की उसकी जाति या जीनोटाइप के अनुरूपता को दर्शाता है जिसमें कोई आनुवंशिक मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक प्योरिटी हो जाएगी। इसके बाद में आता है बेटा सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्टिफिकेशन क्या होता है, सर्टिफिकेशन एक बड़ी प्रक्रिया होती है और इसमें कहीं ना कहीं खेत का निरीक्षण करके, बीज का परीक्षण करके, और इसके साथ में ही जो प्रमाणित संस्था होती है उस प्रमाणित संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं अपने को डिक्लेयर करवाया जाता है कि ये बीज प्रमाणीकरण है और कहीं ना कहीं वो क्या है, प्रमाणित बीज है। और प्रमाणित बीज के साथ में ही अपन उससे क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर लेबल वगैरह लगा होता है और कहीं ना कहीं ये एक विश्वसनीय बीज हो जाता है जो कि फाउंडेशन से क्या होता है, तैयार होता है, और जो कि अपने प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है उनके द्वारा क्या होता है, प्रमाणीकृत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट अपने सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो आता है। मतलब यह बोए गए बीज की मात्रा की तुलना में उत्पन्न बीज की जो मात्रा है वो क्या होती है, तुलना होती है। सीड मल्टीप्लिकेशन जो रेशियो होता है, जैसे कि आपने एक बीज बोया और भाई साहब 10 बीज आपके क्या हुए, एक बीज से 10 बीज हुए, तो 1:10, 1:10 ये क्या होता है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है। जैसे कि अपन बात करते हैं 1 किलोग्राम बीज से 20 किलोग्राम बीजों का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो 1:20 क्या हो जाएगा बेटा, इसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीड मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप कितना बोते हो और इससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। और इसके साथ में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या बढ़िया तरीके से चल रही है, या और भी अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि सारे आपके डाउट क्या हो सके बेटा, अच्छे से क्लियर हो सके। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है कौन सा, डिफरेंस बिटवीन सीड वाइबिलिटी एंड सीड विगर। क्या आती है बेटा, सीड विगर। सीड विगर क्या होती है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो सीड वाइबिलिटी क्या होती है। सीड विगर की अगर मैं बात करता हूँ तो बीज ओ जिसको कहते हैं, अभी देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं अपने जो परिस्थितियां होती है उनमें अंकुरण कर सामान्य पौधा उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है। मतलब परिस्थितियों में क्या होता है, अंकुरण करके सामान्य जो पौधा उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो सीड वाइबिलिटी होती है। मतलब ये क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी परिस्थितियां होती है, आदर्श बोले तो अनुकूल बोल दो, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करके सामान्य पौधा उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं कि सर अपन उसको बोलते हैं कहीं ना कहीं सीड वाइबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद में आता है सीड विगर। सीड विगर की बात करते हैं तो खेत की परिस्थितियों में
तेज व समान अंकुरण को निर्धारित करने वाले जो सभी गुण होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं सीड विगर होते हैं। खेत की परिस्थितियों में तेज व समान अंकुरण मतलब इसमें क्या हो, इसका स्वास्थ्य दर्शाता है। मतलब सीड विगर की बात करते हैं तो इसका स्वास्थ्य दर्शाता है। आगे की ओर अपन चर्चा करते हैं और आगे अपन देख रहे थे सीड वाइबिलिटी और सीड विगर में। अब देखो इसमें अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा कि ये बीज का स्वास्थ्य इसको मान सकते हो, बीज का स्वास्थ्य हो गया, इसको अंकुरण करने की क्षमता आप बोल सकते हो। और यह क्या करता है, यह दर्शाता है कि बीज जीवित है या मृत है। सीड वाइबिलिटी क्या बताता है कि बीज जीवित है या मृत है, ये कौन दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं सीड वाइबिलिटी दर्शाता है। और सीड विगर की बात करते हैं तो यह बताता है कि बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगा। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसा, मतलब उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो चीजें किसमें आ जाएगी, सीड विगर में आ जाएगी। अंकुरण परीक्षण टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए करते हैं अपन, सीड वाइबिलिटी के लिए। इसका किसके लिए करते हैं, शीत परीक्षण, चालकता और तीव्र वृद्धावस्था, ये क्या करते हैं बेटा, इसके लिए टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है न्यूक्लियस और सर्टिफाइड सीड, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। दोनों का टैग कर लो कि न्यूक्लियस में किसी प्रकार का टैग नहीं होता है, और इसके साथ में प्रमाणित में कौन सा टैग होता है, नीले कलर का होता है। ये 100% शुद्ध होता है, और इसमें क्या होता है बेटा, पूरी शुद्धता नहीं होती, आनुवंशिक तो होता है, भौतिक रूप से शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, कोई जो ब्रीडर है, कोई वैज्ञानिक है, वही इसको तैयार करता है, पर इसको कहीं ना कहीं आधार बीज से तैयार किया जाता है, इसको आधार बीज से तैयार किया जाता है। और इसके साथ में सबसे शुद्ध बीज होता है ये। इसका प्रयोग कहीं ना कहीं जो ब्रीडर सीड है उसका उत्पादन के लिए करते हैं, और इसका उपयोग करते हैं किसानों द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए। किसके लिए, व्यावसायिक खेती के लिए करते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा सुपरविजन, मतलब शोधकर्ता द्वारा सख्त नियंत्रण में संरक्षित आ जाएगा, और ये बीज प्रमाणीकरण संस्था की निगरानी में उत्पादित आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं तिल उत्पादन के लिए खेत व बीज के मानक बताने। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीजें दे रखी है। तो बेटा खेत के मानक क्या हो जाएंगे, जो अपन पढ़ते हैं ना, आइसोलेशन डिस्टेंस इतनी रखते हैं, बीज इतना रखते हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देख रखा है कि वीड कितनी न्यूनतम, जो अपने जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होती है, मॉइस्चर कितनी होती है, बस वो ही लिखना है, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बीज गुणवत्ता की लक्षणों की व्याख्या कीजिए और बीज गुणवत्ता के महत्व पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीज गुणवत्ता, मतलब कोई क्वालिटी सीड है तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, उसमें क्या क्या लक्षण होंगे। तो बेटा सबसे पहला लक्षण होता है कि उसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या होगी, अच्छी होगी, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होगी, अच्छी होगी, उसकी फिजिकल प्योरिटी, मतलब उसमें अन्य जो कंकड़ पत्थर वगैरह है वो मिले हुए नहीं रहेंगे, तो उसकी फिजिकल प्योरिटी अच्छी होगी, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छी होगी। तो तीन तो गुण ही होंगे। इसके बाद में आता है सीड विगर, बोले तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सीड विगर मतलब बीजोज, मतलब उसका स्वास्थ्य, मतलब वो कितनी तेजी से क्या होता है, अंकुरण होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सीड विगर होता है। इसके बाद में क्या होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उसकी सीड की हेल्थ क्या है, ये क्या है बेटा, उसकी क्वालिटी है, क्या है, क्वालिटी है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसमें बीज गुणवत्ता का महत्व पूछ रहा है, या बीज उत्पादन का महत्व अपन ने पहले देख लिया था, बीज गुणवत्ता का महत्व पूछ रहा है। तो सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता का बीज होगा तो अपने को सीधा सा पता है कि उससे क्या होगा, अपने को उपज ज्यादा प्राप्त होगी, उपज के साथ साथ में अपनी जो फसल है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, ओजस्वी होगी, और बीज के समान ही क्या होगी, कहीं ना कहीं तैयार होगी। इसके साथ में कीट और रोगों के प्रति क्या होंगे, प्रतिरोधक होंगे, और इनपुट्स का सही तरीके से प्रयोग करेंगे, मतलब जो इनपुट्स है उनका सही तरीके से प्रयोग करके अच्छा प्रोडक्शन देंगे।
इकोनॉमिक बेनिफिट है, मतलब जो अपन फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट वाला होता है। इसके साथ में ही फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कृषि विकास की नींव के लिए क्या होता है बेटा, जिम्मेदार होता है। क्योंकि अपन बात करते हैं जो अपनी खेती होती है वो किस पे डिपेंड होती है, मेनली अपने बीज पर ही तो डिपेंड होती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं संकर मक्का का व्यावसायिक, मतलब बात करते हैं तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं बीज तैयार करना है। तो बीज तैयार आप कैसे करोगे, बीज तैयार कैसे करोगे, तो बेटा हाइब्रिड करना है अपने को। कैसा करना है, हाइब्रिड करना है। तो इसका कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जनकों की लाइनों का क्या करेंगे बेटा, चयन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जनकों की लाइनों का क्या करेंगे बेटा, चयन करेंगे। 2 इनब्रीड लाइन लेंगे और 2 इनब्रीड लाइन में से एक लाइन होगी मादा की, दूसरी क्या होगी, नर की होगी। बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इनब्रीड लाइन का प्रयोग करेंगे, एक नर होगी एक मादा होगी। फिर अपन उसमें क्या रखेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस, फिर प्लांटिंग रेशियो कि नर कितने रखने हैं, मादा कितने रखने हैं। फिर सोविंग का टाइम डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है, डी टेसलिंग, मतलब जो टेसल होते हैं, जो मादा पौधे होते हैं उनमें जो डिटेसलिंग होता है, मतलब जो टेसल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। फिर उसमें पॉलिनेशन करवाया जाता है। फिर उसमें कोई अन्य फसल के जो पौधे वगैरह होते हैं उनको हटाया जाता है। और फिर इसके बाद में क्या होती है, फसल पकने पर केवल मादा पंक्तियों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। केवल मादा पंक्तियों को क्या करेंगे बेटा, काटेंगे। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, प्रोसेसिंग और ड्राइंग करेंगे। और फिर अपना ये क्या हो जाएगा, सीड की टेस्टिंग कर लेंगे और पैकिंग कर लेंगे। तो ये क्या होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है मेज का। पहले पेरेंट लाइनों का चयन करेंगे, एक नर करेंगे एक मादा करेंगे। फिर इसके बाद में जो प्रोसेस अपनी नॉर्मली होती है वो अपन क्या करेंगे, इसमें करेंगे। और उसमें फिर लास्ट में मादा वाली का क्या कर लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और ये कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में ही सहायक होता है नर वाली लाइनें। इसके बाद में अपने आता है बेटा भंडारण पूर्व और मध्य भंडारण, और इसके साथ में ही बात करते हैं बीज उपचारों पर। मतलब भंडारण के पहले और भंडारण के साथ में, और इसके साथ में ही भंडारण में बीज दीर्घायु को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, और कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में बताओ। मतलब जो अपने सीड होता है उस सीड को अपन भंडारण करते हैं तो पहले कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में उसके टाइम कौन से करते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, या इसके साथ में बीज भंडारण को तेजी से, मतलब लंबी उम्र तक अपन क्या कर सके, भंडारित कर सके, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉमन प्री स्टोरेज, मतलब स्टोरेज करने के पहले, भंडारण करने से पहले कौन से उपचार करते हैं उनके बारे में देखिएगा। तो सबसे पहले करते हैं सीड ड्राइंग, मतलब क्या करते हैं, बीजों को सुखाते हैं। पहले क्या करते हैं बेटा, बीज को सुखाने का कार्य करते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, पहले सुखा दिया, ठीक है, पॉइंट पॉइंट के बारे में देखना है, ज्यादा अपने को नहीं करना है। फिर इसके बाद में साल्ट से ट्रीटमेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, साल्ट से ट्रीटमेंट करते हैं। नमक से क्या करते हैं बेटा, उपचारित करते हैं, नमक के घोल से। इसके बाद में मिड स्टोरेज की बात करते हैं, तो मिड स्टोरेज में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको उसका जीवन काल बना रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पहला हेलोनाइजेशन, मतलब बोले तो क्लोरीन या ब्रोमीन जैसी गैसों के संपर्क में लाकर रोगाणु गतिविधियों को क्या करते हैं, कम करते हैं। ड्राई और ड्रेसिंग इनर्ट मटेरियल, मतलब जो इसमें जो भी इनर्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, सूखा उपचार करते हैं। इसके साथ में ही रीट्रीटमेंट विथ फंजीसाइड, कोई भी इसमें फंगस वगैरह है सीड में तो उसके लिए क्या करते हैं, फंजीसाइड से क्या करते हैं बेटा, उपचारित करते हैं। फंजीसाइड से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इसके बाद में इसकी जो दीर्घ आयु तक ये इसको अपन भंडारित करते हैं, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब लंबी उम्र तक इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। एक तो बेटा इसकी मॉइस्चर कंटेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितना है। इसमें मॉइस्चर जितनी ज्यादा होती है बेटा, नॉर्मल लेवल तक तो रहती है तो अच्छे से इसको भंडारण कर सकते हैं, पर इसका मॉइस्चर का लेवल अगर बढ़ जाता है ना तो बेटा वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपने भंडारण को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर बोले तो तापमान, मतलब कम या स्थिर तापमान पर अपन क्या नहीं कर सकते हैं, संग्रहित बीज या अधिक समय तक क्या रहते हैं, जीवित
रहते हैं। मतलब कम और स्थिर तापमान पर क्या रहते हैं, संग्रहित बीज अधिक समय तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो एक क्या होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर रहना चाहिए। इसके बाद में सीड का टाइप है बेटा, सीड अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं और इसके साथ में क्या होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। अब ऑर्थोडॉक्स जो सीड होते हैं ना, उनको अपन कितने भी समय तक भंडारित कर सकते हैं, 20 से 30 वर्ष तक भी कर सकते हैं। पर रिकैल्सिट्रेंट क्या हो जाते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं। नारियल का, आम का बीज हो गया, ठीक है, वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड की बात करते हैं, गेहूं दान वगैरह, ये क्या नहीं होते, जल्दी से खराब नहीं होते। इसके बाद में बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता, मतलब कितनी होनी चाहिए, 50% या उससे कम होनी चाहिए। तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, लंबे समय तक अपने स्टोर करते हैं उसको। फिर आती है मैकेनिकल इंजुरी आ जाएगी, मतलब अगर क्षतिग्रस्त बीज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं। कोई भी उन पर कोई क्षति हो रखी है तो उससे क्या हो जाते हैं, बीज जल्दी से क्या हो जाते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन की बात करते हैं, कीटों या फफूंदों या चूहों का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं बीज जीवन को क्या करता है बेटा, घटाता है कहीं ना कहीं। तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं दीर्घ आयु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन की बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन क्या होता है। और इसके साथ में ही इस ये क्यों जरूरी होता है, संकर बीज उत्पादन के लिए सप्लीमेंट्री क्यों जरूरी होता है। देखो, पूरक परागण वह कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें नर पौधों से मादा पौधों तक पराग को स्थानांतरित करने के लिए अपन उसमें क्या करते हैं, उसमें एक तो सैकिंग मतलब हिलाने का कार्य, ब्रश करना, ब्रशिंग, इसके साथ में ब्लोवर का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब अपन खुद स्थानांतरित करने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंड्यूस करते हैं। तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं पूरक परागण होता है। यह बेहतर परागण को क्या करता है, सुनिश्चित करता है और संकर बीज सेट को क्या करता है, बढ़ाता है। और विशेष रूप से तब जबकि क्या नहीं होता है, प्राकृतिक परागण पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने जो संकर बीज उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा, पूरक परागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरक परागण हो जाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करें चावल के संकर बीज उत्पादन के लिए GA3 का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण। GA3 बोले तो जिब्रेलिक एसिड, मतलब ये क्या करता है, कहीं ना कहीं बालियों की लंबाई बढ़ाने में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। और जिससे पराग अधिक खुलकर निकलते हैं और मादा फूल क्या होते हैं, अधिक ग्रहणशील होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, GA3 का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आते हैं बीज उत्पादन में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, बीज उत्पादन में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है इसका क्या महत्व होता है। तो बेटा आइसोलेशन डिस्टेंस क्या करता है, ये कहीं ना कहीं आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखता है, आनुवंशिक शुद्धता को। और जो पॉलिनेशन से संबंधित जो एरर है उससे भी अपने को क्या करता है, बचाता है। मतलब दो फसलों के बीच में दूरी रखते हैं तो आनुवंशिक शुद्धता को बचाता है। और एक जो अवांछनीय परागण होता है उसको भी क्या करता है, ये रोकने में सहायक होता है। इसके बाद में बात करते हैं चने की किस्मों के लिए आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन की टेक्निक के बारे में बताइएगा। तो बेटा वही होता है, बीज उत्पादन की सारी प्रोसेस हो जाएगी। वैसे आपको चने की रेस्पेक्ट में आपको जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, सीड रेट वगैरह है, वो आपको क्या रखनी है, बस चेंज रखनी है। सीड ट्रीटमेंट इसके साथ में ही बात करते हैं तो डिजीज वगैरह वो आपको चेंज रखना है और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि आपकी कोई भी फसलें हैं तो उन फसलों में COT और DNA टेस्ट, ये अपन ने पहले ही बात कर लिया, ग्रो आउट टेस्ट और इसके साथ में DNA टेस्ट, जो कि अपन क्या करते हैं, फसलों की पहचान के लिए करते हैं। तो इसको भी अपन क्या करते हैं बेटा, स्किप करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है बीज विपणन की परिभाषा और बीज विपणन को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। बीज विपणन की परिभाषा यही हो जाएगी बेटा कि बीज को अपन प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो उसमें सारी प्रोसेस जो शामिल होती है ना, वो सीड मार्केटिंग होती है। कि बीज विपणन में वे सभी गतिविधियां शामिल होती है जो कि बीज उत्पादक से उपभोक्ता तक, बीज उत्पादक से प्रोड्यूसर से उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचने से जुड़ी होती है। जैसे कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, इसके साथ में ही परिवहन, भंडारण और विज्ञापन और बिक्री आ जाएगा। इसके महत्व की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस में क्या हो जाएगा
किसान तक समय पर गुणवत्ता का बीज क्या हो सके, प्रयुक्त हो सके। जैसे कि बेटा कोई खरीफ की सीजन आ गई, अब खरीफ की सीजन आ गई तो उस खरीफ की सीजन में किसानों के पास में टाइम से बीज नहीं पहुंच पा रहा है, तो बेटा वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं सीड मार्केटिंग का फेलियर है। तो क्या होता है, सीड मार्केटिंग अगर अच्छे से है तो किसानों तक क्या होता है, समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाता है, और आनुवंशिक शुद्धता और बीज मानक बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, सीड मार्केटिंग। अगर सीड मार्केटिंग के तहत अगर मार्केटिंग होती है, बीज उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो बीच में जो एरर है ना, वो एरर क्या होते हैं, कम होते हैं। उन्नत किस्मों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देता है, और कृषि उत्पादन और किसान की आय को क्या करता है, बढ़ाता है। अब आ जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग सीड मार्केटिंग। सीड मार्केटिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बेटा, एक बीज की क्वालिटी पहले से ही बेकार है, बीज की क्वालिटी पहले से ही बेकार है तो वो प्रभावित करती है। इसके बाद में आता है दूसरा कि प्राइस ऑफ सीड से, अगर सीड्स की क्या है, प्राइस ज्यादा है तो उसको भी अपन क्या नहीं कर सकते हैं, उसको भी अपन उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, और इसके साथ में ही बात करें एसेसिबिलिटी, उपलब्धता और पहुंच, मतलब बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और इसके साथ में किसानों तक पहुंचना चाहिए, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग करता है, प्रभावित करता है। अवेयरनेस नहीं है और इसके प्रति जागरूकता नहीं है तो बेटा वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी और सपोर्ट नहीं है तो बेटा ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है बीज उत्पादन को, सॉरी बीज की मार्केटिंग को। इसके बाद में आता है भंडारण और परिवहन सुविधाएं और बाजार की मांग और फसल क्षेत्र, ये क्या करते हैं, सीड मार्केटिंग को क्या करते हैं बेटा, ये कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट पेपर अपने पास में आता है, सबसे पहले पूछ रखा है बी लाइन के बारे में। किसके बारे में पूछ रखा है, बी लाइन के बारे में पूछ रहा है। बी लाइन एक ऐसी पौधों की पंक्ति होती है जिसमें क्या होता है, मेल स्ट्राइल के लिए प्रयोग की जाती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। किसके लिए, कहीं ना कहीं ये ली जाती है अपने जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बी लाइन का प्रयोग करते हैं, मेल स्ट्राइल के लिए करते हैं। मेल को स्ट्राइल करने के लिए, मेल स्टरलिटी करके अपन क्या करते हैं, मेल स्टरलिटी करके कहीं ना कहीं सीड प्रोडक्शन करते हैं, हाइब्रिड तो वो वाली आ जाएगी। इसके बाद में आता है सीड ड्रेसिंग, मतलब बीज ड्रेसिंग का अर्थ होता है कि बीजों को रोगाणु नाशक, कीटनाशक और पोषक तत्वों के घोल में डुबोकर या लेपित करके अपन उपचारित करते हैं ताकि बीज रोगों और कीटों से सुरक्षित रहे, तो उसको क्या कहते हैं, सीड ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सीड ड्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है पोलन सेडर्स, क्या आ जाएगा, पोलन सेडर्स आ जाएगा, मतलब पोलन सेडर्स वे पौधे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पराग या पोलन अधिक मात्रा में निकालते हैं जिससे वे संकर बीज उत्पादन में परागण आसानी से होता है। तो पोलन सेडर्स क्या होते हैं, वे पौधे जो कि परागणों को क्या करते हैं, आसानी से निकालते हैं और जिससे संकर बीज उत्पादन में क्या होती है, परागण आसानी से होता है। फिर आता है वास्तविक मान, बीज का वास्तविक मान, मतलब वास्तविक मान की बात करें, गुणवत्ता, शुद्धता और अंकुरण क्षमता और उत्पादन क्षमता पर क्या होता है, आधारित एक मूल्य होता है जिसको अपन वास्तविक उपयोगिता, ये 75% से कम नहीं होना चाहिए। रियल वैल्यू ऑफ सीड 75% से कम नहीं होनी चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है उसकी डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ, रिपीटेड है, ठीक है। पूरा अपन ने इनकी जीएम क्रॉप्स की पहचान के बारे में भी बात कर ली। अब आता है अंतर, अंतर आता है सर्टिफाइड सीड और जो ट्रूथफुल जो लेबल्ड सीड होता है उनके बीच में अंतर, तो ये भी अपन क्या कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं, तो इसको भी अपन क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकल्सनट्रेट सीड आता है, इसके बारे में अंतर देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, अभी डेफिनेशन में भी अपन ने बात की थी। बेटा ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड में आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है बेटा। ऑर्थोडॉक्स सीड की बात करते हैं तो ये जैसे गेहूं वगैरह हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, बाजरे का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, बाजरे का हो जाएगा। रिकल्सनट्रेट सीड की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आम हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, तो ये क्या है बेटा, रिकल्सनट्रेट सीड आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं और इसके साथ में रिकल्सनट्रेट होते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। इसके अलग अलग रिस्पेक्ट पर इसके क्या दे रखे हैं, अंतर दे रखे हैं, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं इसको कंप्लीट, कि इसके एस्पेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने आता है ये नियंत्रित परिस्थितियों में महीनों या सालों क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, गेहूं
और इनको क्या कर सकते हैं, सालों तक रख सकते हैं और ये लंबे समय तक संग्रहित नहीं हो सकते। इसके साथ में ही नमी को कम स्तर तक क्या करते हैं, कम करने के लिए सहनशील होता है। नमी कम होने पर क्या होती है, कहीं ना कहीं बीज क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसमें गेहूं, मक्का, धान, जौ के बीज होते हैं। इसमें आम, कटहल, संतरे के बीज होते हैं। इसमें क्या होता है, सही भंडारण लंबे लंबे समय तक इसमें क्या नहीं होता बेटा, ज्यादा टाइम तक भंडारण नहीं हो पाता। तो ये दोनों के मध्य डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा पादप, कर्षक और पादप किस्म और इसके साथ में कर्षक के अधिकारों की अपन बात करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक है बेटा, फिर इसके बाद में जल्दी से अपन इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी साथियों, अब अपन चलते हैं आगे की ओर और आगे बात करेंगे एक तो पादप किस्म और इसके साथ में ही कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। मतलब बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो पादप किस्म मतलब प्लांट की कोई भी किस्म कोई भी तैयार करता है तो उसके लिए कोई किसान को अधिकार या पादप किस्म को कोई अधिकार मिलता है कि बिल्कुल मिलता है। जैसे कि ये वीडियो बन रही है, ये वीडियो आपके सामने है, तो इसका अधिकार किसको मिलता है, इसका अधिकार मिलता है कि ये कौन तैयार कर रहा है, ये कौन तैयार कर रहा है तो उसको ये अधिकार है। तो उसी के तहत अपन बात करते हैं कि पादप किस्म और कृषक अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है 2001 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है और जिसमें क्या होता है, जो नई पादप किस्मों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और किसानों को अधिकार देता है। बेटा अपन बात करते हैं कोई भी किस्म तैयार करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके प्रति कोई तो अधिकार मिलना चाहिए उनको। अब ऐसे नहीं कि उसको कोई भी यूज कर ले, तो ऐसे तो किस्मों का डेवलप ही नहीं होगा। तो इसलिए जो किस्म को डेवलप करता है उसको कहीं ना कहीं लाभ का अधिकार उसी को दिया जाता है। इसके साथ में ही किसानों को भी कुछ अधिकार दिया जाता है, जैसे कि बीज को वो यूज में ले सकते हैं। इसके साथ में वो किसी भी किस्म को बेच सकते हैं, किसी भी किस्म के जो बीज होता है उसको बेच सकते हैं, पर ब्रांड के रूप में नहीं बेच सकते। तो ये कुछ क्या मिलते हैं बेटा, अधिकार मिलते हैं। तो देखिएगा यह अधिनियम उन पादप किस्मों के उत्पत्ति कारकों को
विशेष अधिकार मिलता है जिससे कृषि में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। मैंने कहा कि जो इसका आविष्कार करता है, जो किस्मों को डेवलप करता है, उनको यह अधिकार मिलता है। इसके साथ में देखिएगा, यह अधिनियम किसानों के हितों की सुरक्षा करता है और खुद के बीज को वो बचा सकते हैं। मतलब उनके पास में कोई बीज है तो उसको वो सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उनकी बिक्री भी कर सकते हैं और अपनी पारंपरिक प्रथाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। पर किसी ब्रांड के रूप में ऐसे नहीं कि सोनालिका किस्म का बीज लाया और इसके साथ में उसको उगा लिया, उसका प्रोडक्शन कर लिया, उसको सोनालिका किस्म से बेच रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उसको क्या मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, ये लिख लेना। अपने खुद के बीज को बेच सकता है, उपयोग कर सकता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज कर सकता है, बिक्री कर सकता है और अपनी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं उनको क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। अधिनियम के तहत एक पादप किस्म संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया गया है जो किस्मों का पंजीकरण और इसके साथ में संरक्षण की क्या करता है, देखरेख करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आते हैं वेरियस क्लासेस ऑफ सीड्स। तो इनकी क्लासेस के बारे में बात कर चुके हैं। न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर होता है, फाउंडेशन होता है, सर्टिफाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऊपर आ जाएगा न्यूक्लियस सीड। तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के सीड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन इनको स्किप करते हैं क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बीज प्रमाणीकरण क्या है और बीज प्रमाणीकरण की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना है। बीज प्रमाणीकरण की एक बार प्रोसेस या तो मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। फील्ड, ओके 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 ओके। देखो बेटा, अब मैं इसको आपको ऐसे ही लिखवा देता हूँ, तो इसको आप लिख लें, सीड सर्टिफिकेशन, बीज प्रमाणीकरण। बीज प्रमाणीकरण की कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले लिखो बेटा, देखो बेटा ये प्रोसेस होती है, ये टोटल प्रोसेस होती है। सीड सर्टिफिकेशन भी लिख देता हूं। बेटा बीज को एक प्रकार का टैग दे दिया जाता है, बीज को एक ऐसी पहचान दे दी जाती है कि ये बीज क्या है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी गुणवत्ता का है। ठीक है, वो सीड सर्टिफिकेशन होता है, किसी संस्था के द्वारा होता है। अब इसकी स्टेप्स की बात करता हूँ। सबसे पहले आपको सुटेबल एक सर्टिफाइड एजेंसी या कोई व्यक्ति आपको ढूंढना है जो कि सर्टिफिकेशन देता हो, सरकार के अंडर हो। इसके बाद में आता है सबमिट ऑफ एप्लीकेशन। उस सर्टिफाइड को आप सबमिट करवाओगे एप्लीकेशन, उस फील्ड की हिस्ट्री, जिस फील्ड में करना चाहते हो, रिकॉर्ड और मैप। इसके बाद में रिव्यू एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा बेटा, रिव्यू एप्लीकेशन। मतलब इसमें क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे बेटा,
रिव्यू एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ये चेक करेगा, चेक करने के बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आती है अपने को देगा, फिर वापस अपन क्या करेंगे, फाइनली ये सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद में वो शेड्यूल जारी करेगा कि इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, निरीक्षण करूंगा। फिर वो इंस्पेक्शन के लिए आएगा स्टेप बाय स्टेप और वेरिफिकेशन करता जाएगा, वेरीफाई कि ये डन है, ये डन है। इसके बाद में कुछ भी अगर एरर आता है तो रिव्यू के लिए देता है, और फिर अगर वो डन होती है तो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेशन कर दिया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स लिख लेना बेटा, इसके बाहर नहीं आएगा। और लिख देना कि वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता और अच्छे विश्वसनीय बीज के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये सीड सर्टिफिकेशन की इसमें भी दे रखी है, वो वाली भी लिख सकते हो, जो आपको बेटर लगती है वो वाली आप लिख सकते हो। इसके बाद में बीज परीक्षण क्या है, गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को बताना है, और ये टेट्राजोलियम टेस्ट बताना है। तो बेटा ये सारे टेस्ट मैं बता चुका हूँ, ये सारे टेस्ट जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जितने टेस्ट होते हैं वो सारे अपन क्या कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के टेस्टों को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इसके बाद में आता है आनुवंशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है, उनको पहचानने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अपन क्या करते हैं बेटा, स्किप करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है नरबंधेता कितनी प्रकार की होती है, और साइटोप्लाज्मिक जो अपने साइटोप्लाज्मिक और इसके साथ में जेनेटिक जो अपने मेल स्टेरिलिटी होती है उसके बारे में बताना है, सीजीएमएस के बारे में बताना है, और सीजीएमएस का प्रयोग करते हुए बाजरे में संकर बीज उत्पादन का बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे बेटा, मेल स्टेरिलिटी की बात करेंगे। तो नर बाध्यता का अर्थ क्या होता है कि पौधा में जो परागण होता है, जो पोलन होता है, वो उत्पादन या निषेचन करने में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो क्या होता है, बाध्य होता है, आत्म परागण नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए नर बाध्यता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बेटा देखना कि अपने पास में मेल जरूरी है और इसके साथ में फीमेल जरूरी है। अब ऐसा भी यहाँ पर फीमेल तो क्या, मेल तो क्या है बेटा, मेल तो बंदे हैं, मेल बंदे हैं तो भाई साहब पोलन नहीं है। अब पोलन नहीं है तो सीड का प्रोडक्शन कहाँ से हो जाएगा, किसर नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, इससे हाइब्रिड करवाया जाता है, हाइब्रिड प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, मेल बंदे होता है। तो ये 3 प्रकार की होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है सबसे पहले, और ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा होती है, साइटोप्लाज्म और आनुवंशिक नियंत्रण वाली क्या होती है, नरबंधेता होती है। और इसके साथ में ही एक दूसरी अपने पास में आती है, जो आती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि केवल आनुवंशिक नियंत्रण वाली होती है। क्या होती है, आनुवंशिक नियंत्रण वाली होती है। इसके बाद में आती है सीजीएमएस, बोले तो अपने नेक्स्ट आती है कौन सी बेटा, केमिकल हाइड्राइजिंग, और इसके साथ में एजेंट इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी आती है। और यह रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं अपन मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करने के लिए। बेटा यहाँ पर मैं आपको दूसरी लिखवा देता हूँ, एक अपने जेनेटिक है और एक अपने साइटोप्लाज्मिक है। तो एक आती है सीजीएमएस, मतलब इन दोनों का, इसमें क्या होती है, जो अपने सीएमएस होती है मतलब साइटोप्लाज्मिक, जो अपने मेल स्टेरिलिटी होती है उसमें तो साइटोप्लाज्म के द्वारा मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, कंट्रोल होती है, ओनली साइटोप्लाज्म के द्वारा। ये आनुवंशिक मतलब ओनली साइटोप्लाज्मिक के द्वारा, जेनेटिक में जेनेटिक के द्वारा, आनुवंशिक के द्वारा होता है। और एक होती है सीजीएमएस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, और वो किसके द्वारा होती है, वो आनुवंशिक, और इसके साथ में ही किसके द्वारा होती है बेटा, साइटोप्लाज्मिक के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो ये अपने क्या हो जाएगी बेटा, मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी 3 प्रकार की। इस वाले को आप स्किप कर देना। इसके बाद में आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अपन कैसे कर सकते हैं, सीजीएमएस से। सीजीएमएस में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा, सीजीएमएस के द्वारा कैसे अपन कर सकते हैं। तो देखिएगा बाजरा एक महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है, उसे में अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली स्टेप होती है इसमें ए लाइन की पहचान करो। ए लाइन में कोशिका द्रव्य क्या होती है, नरबंधेता होती है, और निषेचन योग्य प्रागण नहीं होते हैं, मतलब क्या होता है, बंदे होता है, नर होता है। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपने सेकंड आता है जिसको अपन बोलते हैं बी लाइन के नाम से। किसमें आता है, बी लाइन आता है। और बी लाइन में क्या होता है कि सर बी लाइन ए लाइन के समान क्या होती है, आनुवंशिक संरचना वाली होती है, लेकिन इसमें नर क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, मतलब फर्टाइल होते हैं। नर क्या होते हैं बेटा,
फर्टाइल होते हैं। ठीक है, स्टराइल तो क्या होते हैं, ए होते हैं, और बी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं स्टराइल, ये फर्टाइल होते हैं। और बी व ए लाइन क्या करती है, पराग प्रदान करती है। क्या करती है, पराग प्रदान करती है। फिर आती है नेक्स्ट आर लाइन। आर लाइन क्या होती है, कहीं ना कहीं आर लाइन में पुनर्स्थापित करने वाले आर एफ जीन होते हैं, जो कि संकर संतान प्रजनन को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहाल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, 3 लाइन हो जाएगी, ए बी आर लाइन, ए बी आर लाइन हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए व बी लाइनों का बीज उत्पादन, जिसमें क्या करते हैं, बी लाइन से ए लाइन का क्या करवाते हैं, पुनरुत्पादन करवाते हैं। और फिर इसके साथ में आइसोलेशन, मतलब उनमें क्या करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, क्षेत्र को अन्य बाजरा से क्या करते हैं, अलग करते हैं, ताकि शुद्धता बनी रहे। फिर आती है एबीआर लाइन को उचित अनुपात में 4:2:1 के अनुपात में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। आर लाइन से ए लाइन में, आर लाइन से परागण ए लाइन में नरबंदे पौधों को होता है, और इसके साथ में संकर बीज केवल ए लाइन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, ओनली ए लाइन से लिया जाता है। इसके बाद में आता है सीजीएमएस तकनीक से क्या लाभ होता है। मेनली अपन बात करते हैं तो सीजीएमएस से जो टेक्निक होती है ना, उसका कहीं ना कहीं 100% हाइब्रिड जो बीज है वो प्राप्त होते हैं इसके द्वारा। और कहीं ना कहीं ये अपने को क्या होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इसके अलावा जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं सीजीएमएस के द्वारा ही करते हैं। और एक अलग सी वीडियो डाली हुई है जो मेल स्टेरिलिटी की है, वो डिटेल से पूरी डाली हुई है। तो उस वीडियो की लिंक आपको चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड मशीन, मतलब इसमें दीर्घ आयु तक भंडारण को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, कंप्लीट बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन दोबारा से क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है महत्वपूर्ण जो मसाले होते हैं, उनमें अपन जो प्रमाणित बीज और आधार बीज जो प्राप्त करते हैं उसकी स्टेप्स अपन पहले बात कर चुके हैं। सभी में सेम होती है, बस डेटा वगैरह अलग लिखने हैं जो कि आप पढ़ चुके हो डेटा वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। और आगे ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी बोले तो सीड का प्रोडक्शन अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे से पूछ सकते हो, ये नंबर आपको दे रखे हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए और इसके साथ में ही कौन सी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए उसके कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।